हिंदी C81:81 आधार उत्परिवर्तन दर में वृद्धि 9 और कृपया सदस्यता लें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झेंग यान ने मूल रूप से केवल उस स्थान की जांच करने की योजना बनाई थी जहां पहले एक देवदूत ने उन्हें लूटा था, लेकिन उसने वहां वास्तव में लूटने वाले देवदूत से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम यहाँ एक संदेश देने आए हो। बोलो, तो तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तियानशिन ने झेंग यान को एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ देखा जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। मैं एक देवदूत की उपस्थिति में मांग करने का साहस कैसे कर सकता हूँ, प्रभु? झेंग यान ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा। चिंता मत करो, अगर तुम मेरा मार्गदर्शन करोगी तो हम दोस्त हैं, और दोस्त स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं और धन और सम्मान में हिस्सा लेते हैं। बोलो, तुम्हारी शर्तें क्या हैं, या यूं कहो कि तुम क्या चाहते हो? तियानशिन के चेहरे पर मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। मैं सिर्फ देवदूत से दोस्ती करना चाहता हूँ, भगवान, बिना किसी और अनुरोध के। अगर देवदूत, भगवान, बहुत ज्यादा फसल काट ले और उसे पूरा न उठा सके, तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा अगर आप बचा हुआ हिस्सा मुझे दे दें, झेंग यान ने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे आप जैसे लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। निश्चिंत रहें कि अगर आप जो कहते हैं वह सच है, तो आपको निश्चित रूप से पुरस्कारों की कमी नहीं होगी, तियानशिन ने वादा किया। तो फिर, मैं बहुत आभारी हूँ, झेंग यान ने खुश होने के दिखावटी अंदाज में जवाब दिया और आगे कहा, देवदूत प्रभु, हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं, है न? बिल्कुल। ऐसी स्थिति में, मैं देवदूत से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, कि हमारे रिश्ते का खुलासा न करें, अन्यथा मैं आपको खुफिया जानकारी नहीं दे पाऊंगा, जो हमारी दीर्घकालिक मित्रता के साथ विश्वासघात होगा, झेंग यान ने कहा। हाँ, तियानशिन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। आराम से रहो, तुम पहले खुद ही चले जाओ और मैं चुपके से पीछे आ जाऊंगा। एक बार जब हम पहुंच जाएं, तो बस मुझे इशारा करना और किसी और चीज की चिंता मत करना। आपके उपकार के लिए धन्यवाद, देवदूत प्रभु। इस जीवन में और अगले जीवन में, मैं आपका मित्र हूँ, झेंग यान ने कमर झुकाते हुए और जमीन को छूने तक गहरा प्रणाम करते हुए कहा। झेंग यान ने सोचा कि उसने अपनी गलती को पूरी तरह से छिपा लिया है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसके घृणित व्यवहार को पहले ही दुनिया भर के लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जा चुका है। जानकारी के अभाव के कारण झेंग यान वर्तमान स्थिति का उतना सटीक अनुमान नहीं लगा सका जितना लिनशेन लगा सका था। उसने मान लिया कि तथाकथित पर्यवेक्षक निश्चित रूप से बाहरी लोग होंगे। अगर बाहरी लोग देख भी ले कि वह क्या कर रहा है तो उसे क्या फर्क पड़ता है? इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि क्षेत्र राजा साधना उपकरण गलती से गिर गया था और वास्तव में कोई पर्यवेक्षक नहीं बचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, यहाँ तक कि लिनशेन ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनकी तस्वीरें दुनिया भर में प्रसारित की जाएंगी, और झेंग यान ने तो इस पर विचार भी नहीं किया होगा। झेंग यान को तो ये भी संदेह था कि कथित पर्यवेक्षक कोई और नहीं बल्कि ये देवदूत ही था। देवदूत के साथ सौदा करना पर्यवेक्षक के साथ सौदा करने जैसा था। झेंग यान ने अच्छी तरह से गणना की थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसका घिनौना चेहरा पहले से ही दुनिया भर के अनगिनत लोगों द्वारा देखा जा चुका था, और उसके कार्यों पर लू परिवार की प्रतिक्रिया अत्यधिक नाराजगी में से एक थी। झेंग यान को उम्मीद नहीं थी कि उसकी योजना इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी। शुरू में उसने लू किंग और बाकी लोगों को सचेत किए बिना लिनशेन को लूटने के लिए अकेले एंजल को लुभाने के बारे में सोचा था। लेकिन अब जब उसने पहले ही एंजल के साथ व्यवस्था कर ली थी, तो उसने सोचा कि अगर वह अकेले लौटेगा तो लोगों को कुछ संदेह हो सकता है, इसलिए लू किंग और अन्य लोगों के साथ वापस जाने का कोई बहाना बनाना बेहतर था। वह लूटने वाले एंजल को उनके पास ले जाने के संदेह से बच सकता था और लू किंग को लूट से लिनशेन की परेशानी को देखने की अनुमति भी दे सकता था। ये बात ध्यान में रखते हुए झेंग यान ने तियानशिन के साथ कुछ और बातें की और फिर अकेला चला गया। जैसे ही वह उस क्षेत्र के पास पहुंचा जहां लू किंग और अन्य लोग शिकार कर रहे थे, झेंग यान ने घबराने का नाटक किया और धीमे स्वर में कहा, लू किंग, हमें ये जगह जल्दी से छोड़ देनी चाहिए। पास में एक बहुत ही भयानक बेस वेरिएंट प्राणी है, और अगर हम उसे चौंका देते हैं तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जू त्यानगे और लू किंग के विदा लेने के बाद लिनशेन और वेई वुफू आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी भूख लगने पर लिनशेन ने म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल बेस म्यूटेशन फ्लूइड युक्त पानी की थैली निकाली और 2 घूंट निगल लिया। भूख मिटाने के लिए साधारण बेस म्यूटेशन फ्लूइड ही काफी होगा।
तार्किक रूप से लिन शेन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए म्यूटेटेड बेस म्यूटेशन फ्लूइड का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से लिन शेन की आदत थी, जब भी वह खाता था तो हमेशा सबसे अच्छी चीज से शुरू करता था। जो भी अच्छा लगता था वह पहले खा लेता था, जो भी उसे पसंद होता था वह पहले खा लेता था। इस आदत के कारण जब वह छोटा था तो उसकी बड़ी बहन ने उसे डांटा था। उस समय लिन शेन ने अपनी बहन को एक उदाहरण दिया था और उसके बाद उसने कभी भी इस आदत के लिए उसकी आलोचना नहीं की। लिन शेन ने जो कहानी सुनाई वह वास्तव में बहुत ही साधारण थी। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में थी जो सेब खरीदने के बाद हमेशा पहले उन सेबों को खा लेता था जिनमें कुछ खामियां होती थीं। नतीजतन जो अच्छे सेब बच जाते थे वे बहुत लंबे समय तक संग्रहित रहते थे और कुछ समय बाद उनमें से कुछ खराब होने लगते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए बूढ़े आदमी को केवल खराब सेब ही खाने को मिले और उसे कभी भी सबसे अच्छे और ताजे सेबों का स्वाद नहीं मिल सका। बेशक यह उदाहरण लिन शेन की वर्तमान स्थिति से अलग था, लेकिन इसने उसे सर्वश्रेष्ठ बेस म्यूटेशन फ्लूइड पीने से नहीं रोका। बेस म्यूटेशन फ्लूइड के 2 घूंट निगलने के बाद लिन शेन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 आग के गोले उसके गले से होते हुए उसके पेट में चले गए हों और फिर उसके पूरे शरीर में फैल गए हों। लिन शेन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई भट्टी जल रही हो। उसके पसीने ने एक पल में उसके कपड़ों को भीग दिया। वह केवल स्टील स्तर पर था और उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस उत्परिवर्तन द्रव में निहित ऊर्जा बहुत अधिक भारी थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह शायद ही इसे सहन कर सके। सौभाग्य से विकास सिद्धांत ने एक बार फिर काम करना शुरू कर दिया। उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव से ऊर्जा का उपयोग करके लगातार उसके शरीर को परिष्कृत, मजबूत और उत्परिवर्तित किया, जब तक कि वह जल्द ही झुलसाने वाली सनसनी के अनुकूल होने में सक्षम नहीं हो गया। उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान को अवशोषित करना सामान्य आधार उत्परिवर्तन द्रव। आधार उत्परिवर्तन दर जोड़ 1। उसकी घड़ी पर आए संदेश ने लिन शेन को क्षण भर के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्हें अपने बेस म्यूटेशन फ्लूइड को बढ़ाने के लिए एक सुपर बेस प्राणी की तलाश करनी होगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी घड़ी पर सूचना की जांच की और वास्तव में उनकी आधार उत्परिवर्तन दर 1% हो गई थी। मैंने पहले भी म्यूटेटेड बेस म्यूटेशन फ्लूइड का इस्तेमाल किया है, तो फिर मेरी बेस म्यूटेशन दर क्यों नहीं बढ़ी? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पर्याप्त उच्च स्तर पर नहीं था और मुझे म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस म्यूटेशन फ्लूइड की जरूरत थी? लिन शेन को कुछ समय के लिए ये समझ में नहीं आया। आधार उत्परिवर्तन दर में वृद्धि आखिरकार एक अच्छी बात थी, इसलिए लिन शेन ने म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के आधार उत्परिवर्तन द्रव को घूंट-घूंट करके पीना जारी रखा। शुरू में उसका बेस म्यूटेशन रेट कुछ हद तक बढ़ा, लेकिन बेस म्यूटेशन फ्लूइड में वृद्धि धीरे धीरे धीमी होती गई। आखिरकार जब उसने जो बेस म्यूटेशन फ्लूइड लिया उससे उसके शरीर में जलन होना बंद हो गया, तो उसकी बेस म्यूटेशन रेट में वृद्धि बिल्कुल बंद हो गई। लिन शेन ने जांच की और पाया कि उनकी आधार उत्परिवर्तन दर 5% तक पहुंच गई थी और शेष उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान जनरल बेस उत्परिवर्तन द्रव 1/10 से भी कम था। लिन शेन ने बाकी को निगलने का फैसला किया, लेकिन फिर भी इससे उसकी आधार उत्परिवर्तन दर में कोई वृद्धि नहीं हुई। क्या ये हो सकता है कि मेरी आधार उत्परिवर्तन दर इसलिए बढ़ पाए क्योंकि यह विकास सिद्धांत के प्रभावों से जुड़ी हुई है? अन्यथा विकास सिद्धांत के काम करना बंद करने के बाद मेरी आधार उत्परिवर्तन दर क्यों नहीं बढ़ेगी? लिन शेन ने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कुछ गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन बेस उत्परिवर्तन द्रव निकाला। ये संभवतः इसलिए था क्योंकि गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन बेस म्यूटेशन फ्लूइड म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के बेस म्यूटेशन फ्लूइड के समान ही विशेषता थी, जो अब इवोल्यूशन थ्योरी को सक्रिय करने के लिए लिन शेन के शरीर को उत्तेजित करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। लिन शेन को तब जहर मशरूम जानवर आधार उत्परिवर्तन द्रव याद आया जिसे उसने पहले एकत्र किया था। वह नहीं जानता था कि यह उत्परिवर्तित था या नहीं, लेकिन उसने पहले इसे पीने का प्रयास करने का निर्णय लिया। लिन शेन ने जहर मशरूम जानवर के बेस म्यूटेशन द्रव को बाहर निकाला और सीधे एक बड़ा घूंट निगल लिया। उसने पहले से ही जहर मशरूम के बेस म्यूटेशन द्रव के लिए एक निश्चित प्रतिरोध विकसित किया था, लेकिन इससे पहले वह केवल कुछ के साथ त्वचा के संपर्क में आया था और इसे सीधे इस तरह से निगला नहीं था। इस घूंट ने वास्तव में कुछ प्रतिक्रिया को उकसाया। लिन शेन को अपने शरीर में खुजली महसूस हुई और उसने अपनी आंखों के सामने नग्न छोटी परियों को उड़ते देखा। विकास सिद्धांत एक बार फिर सक्रिय हुआ, निरंतर कार्यरत रहा।
जल्द ही मतिभ्रम और खुजली गायब हो गई, लेकिन उसकी घड़ी ने संकेत दिया, अवशोषित उत्परिवर्तित जहर मशरूम जानवर आधार उत्परिवर्तन द्रव आधार उत्परिवर्तन दर जोड़ 0। असंतुष्ट होकर लिन शेन ने जहर मशरूम बेस उत्परिवर्तन द्रव पीना जारी रखा, जिससे उसके शरीर में विषाक्तता के लक्षण बढ़ गए। अंततः जब वह उत्परिवर्तित विष मशरूम जानवर के आधार उत्परिवर्तन द्रव को समाप्त करने वाला था, तो उसकी घड़ी ने उसे सूचित किया कि उसकी आधार उत्परिवर्तन दर जोड़ 1 से बढ़कर 6% तक पहुंच गई है। तब तक लिन शेन को मोटे तौर पर समझ आ गया था, ऐसा लग रहा था कि न केवल उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस उसकी बेस म्यूटेशन दर को बढ़ा सकता है, बल्कि संभवतः किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तित बेस म्यूटेशन द्रव भी ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि वे अलग अलग प्रकार के हों। एक ही प्रकार का बेस म्यूटेशन द्रव बार बार इस्तेमाल किए जाने के बाद बेस म्यूटेशन दर को और नहीं बढ़ाएगा। इसकी कुंजी विकास सिद्धांत में निहित है। विकास सिद्धांत के बिना उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव का उपयोग करने से आधार उत्परिवर्तन दर में वृद्धि नहीं होगी। यही मुख्य बिंदु था। इस खोज से लिन शेन बहुत उत्साहित था। वह आखिरकार अपनी मूल उत्परिवर्तन दर बढ़ा सकता था और मिश्र धातु स्तर तक उसकी उन्नति पहुंच के भीतर थी। यद्यपि ये थोड़ा अधिक कठिन था, क्योंकि उसे अपने आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव को खोजने की आवश्यकता थी, फिर भी यह कोई प्रगति न होने से बेहतर था। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर लिन शेन ने अनुमान लगाया कि उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव का स्तर जितना अधिक होगा, उतना ही यह आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए, एक उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान जनरल अपनी दर को 5 अंकों तक बढ़ा सकता है, जबकि एक उत्परिवर्ती जहर मशरूम केवल 1 अंक तक। इस तर्क के अनुसार यदि वह 19 और प्रकार के उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित जीव खोज पाता, तो वह 100% आधार उत्परिवर्तन दर तक पहुंच पाता। यदि यह उत्परिवर्तित स्टील जीव होते, तो उसे 94 विभिन्न प्रजातियों की आवश्यकता होती। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ये वास्तव में आसान नहीं था। ये निश्चित रूप से घर पर हासिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस ग्रह पर यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या मुझे उल्टी गिनती खत्म होने के बाद भी यही रहना चाहिए? लिन शेन ने इस मुद्दे पर विचार किया। यदि वह वहां नहीं रुकता, तो उसके लिए बाहर की ओर बढ़ना कठिन हो जाता, लेकिन वहां रुकना और उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणियों को मारना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। उसके हाथ में बहुत ज्यादा ट्रम्प कार्ड नहीं थे। एंजल रिवॉल्वर को एक माना जाता था, फेइज़ाइक फैटी को दूसरे के रूप में, और अगर डेथ पाउडर अपना विकास पूरा कर सकता था, तो उसे भी एक माना जाता। समस्या ये थी कि ये 3 तुरुप के पत्ते ऐसे नहीं थे जो स्थिर उत्पादन प्रदान कर सकें। एंजल रिवॉल्वर को काम करने के लिए उच्च स्तरीय कैप्सूल की आवश्यकता थी, जो लिन शेन के पास उस समय नहीं था। उसके पास केवल डेथ पाउडर से बनी एक गोली थी। यह अनिश्चित था कि फेइज़ाई वास्तव में कितना शक्तिशाली था। अगर वह शक्तिशाली नहीं था, तो वह ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को कैसे दबा सकता था? फिर भी, यदि वह शक्तिशाली था, तो उसने ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को क्यों नहीं मारा? इसके अलावा, हालांकि ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट बुद्धिमान और सक्षम था, फिर भी ये केवल एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु था। इसकी बुद्धिमत्ता और अधीनस्थों की भीड़ इसकी सबसे मजबूत विशेषताएं थीं, न कि इसका स्तर। उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणियों के विरुद्ध फेइज़ाई की वास्तविक प्रभावशीलता अज्ञात बनी रही। ये भी स्पष्ट नहीं है कि डेथ पाउडर का विकास कब पूरा होगा। अभी तक इसका इस्तेमाल सिर्फ गोली के रूप में ही किया जा सकता था। वास्तव में लिन शेन के पास एक और तुरुप का पत्ता था, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक मौतों की आवश्यकता थी, और वह इस पर भरोसा नहीं करता था। लिन शेन इस पर विचार कर रहा था, तभी उसने देखा कि वेई वुफू उसके पास आ रहा है। वेई के मजबूत हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया और गहरी भावनाओं से उसे घूरने लगा। वेई, तुम क्या कर रहे हो? लिन शेन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पेड़ का तना उसके ठीक पीछे था, जिससे उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। एड्स बाय पब फ्यूचर। भावनाएं आहत, संज्ञाहरण, बेकार, खुश हो जाओ, मर्द बनो, तभी उसका हृदय परिवर्तन होगा। वेई ने ऐसे कहा जैसे वह पहले से अधिक स्पष्ट रूप से बोल रहा था। लिन शेन को तुरंत एहसास हुआ कि वेई ने उसके और लूकिन के बीच कुछ महसूस किया था, और उसने गलती से सोचा कि वह अभी भी लूकिन पर लटका हुआ है, खुद को सुन्न करने के लिए जहर मशरूम जानवर के बेस म्यूटेशन द्रव का उपयोग कर रहा था। भाई, मैं समझ गया, क्या आप मुझे पहले जाने देंगे? लिन शेन ने एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ कहा। ये कठिन है, लेकिन ब्लेड तकनीक का अभ्यास करना उपयोगी है।
वेई वुफू ने लिन शेन को छोड़ दिया और उसे अपना मिश्र धातु ब्लेड सौंप दिया और दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। लिन शेन वास्तव में इसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन वेई वुफू के व्यवहार को देखते हुए उसने फिर भी ब्लेड ले लिया। वेई वुफू के लिए सांत्वना प्रदान करना दुर्लभ था। लिन शेन को लगा कि यदि वह सहयोग नहीं करेगा तो यह वेई वुफू के लिए अनुचित होगा। एक बार जब लिन शेन ने ब्लेड ले लिया तो वेई वुफू ने उसे ब्लेड तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वेई वुफू की ब्लेड तकनीक वास्तव में शक्तिशाली थी, यहां तक कि उसके प्रदर्शन ने भी लिन शेन को चकित कर दिया। ब्लेड तकनीक और चाल में विविधताएं इतनी अधिक और जटिल थीं कि लिन शेन, जिसकी याददाश्त औसत थी, वह बाद की चालों को भूल जाता था क्योंकि उसे पहले वाली चालें याद थीं, और इसके विपरीत उन्हें याद रखने के लिए उसे कई बार अभ्यास करना पड़ा। वे क्या कोई सरल ब्लेड तकनीक नहीं है? लिन शेन ने आह भरी, उसे वास्तव में हार मानने का मन हो रहा था। वेई वुफू ने कहा, यह बहुत आसान है, एक दिन इसे सीख लीजिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सुनकर लिन शेन की सीखने की इच्छा और भी कम हो गई। तुम्हारी बहन इसे एक दिन में सीखोगी। मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ और मुझे अभी भी सभी विविधताएं याद नहीं है। दूसरों के साथ खुद की तुलना करना वाकई पागलपन है। वे क्या तुम्हें ब्लेड का अभ्यास करने का ये तरीका थकाऊ और उबाऊ नहीं लगता? लिन शेन ने ब्लेड को एक तरफ रख दिया और झुंझलाहट के साथ बैठ गया। नहीं, ये दिलचस्प है। वेई वुफू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम सामान्य नहीं हो। इस तरह के नीरस अभ्यास का तुम्हारे लिए दिलचस्प होना भी काफी अपेक्षित है। लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, इस तरह का अभ्यास मेरे लिए बहुत उबाऊ है और यह व्यर्थ है। भले ही मैंने इसे सीख लिया हो, मैं अभ्यास जारी नहीं रख पाऊंगा। अभ्यास के बिना मैं इसे पूर्ण नहीं कर सकता और अपूर्णता दोषों को जन्म देती है। दोषों के कारण किसी के लिए मुझे मारना आसान हो जाता है। मुद्दे पर आओ। वेई वुफू ने लिन शेन को बीच में रोका। क्या तुमने कभी मुझे किसी अलग तरीके से पढ़ाने के बारे में सोचा है? लिन शेन ने आंखें मूंदकर प्रस्ताव रखा। परिवर्तन तरीका? वेई वुफू ने हैरान होकर पूछा। देखिए, उदाहरण के लिए। लिन शेन उत्साहित हो गए, खड़े हो गए और दोनों हाथों से वेई वुफू के बगल में भारी सुनहरे क्रिस्टल त्रिशूल को उठाया और एक बड़े पेड़ की ओर चल दिए। फिर त्रिशूल का उपयोग करते हुए उन्होंने पेड़ पर एक के बाद एक वृत्त बनाए। बड़े वृत्त छोटे वृत्तों को घेरे हुए थे, बिल्कुल पेड़ के छल्लों की तरह। काफी मेहनत से काफी संख्या में वृत्त बनाने के बाद लिन शेन संतुष्ट होकर पीछे हट गया और फिर मिश्र धातु के ब्लेड की मूठ को पकड़कर उसने बनाए गए वृत्तों पर निशाना साधा और ब्लेड को जोर से फेंका। मिश्र धातु का ब्लेड पेड़ के तने में एक घेरे के भीतर फंस गया। देखो, सबसे बड़ा बाहरी वृत्त 1 अंक का है, फिर यह छोटा भाग 2 अंक का है, 3 अंक का, 4 अंक का और केंद्र 10 अंक का है। लिन शेन ने किनारे पर समझाया। लिन शेन का वीडियो फीड देखने वाले लोग दंग रह गए। लिन शेन जो कर रहा था वह ब्लेड अभ्यास नहीं था, यह डार्ट्स के खेल जैसा था। यद्यपि वेई वुफू ने केवल कुछ ब्लेड तकनीकों का प्रदर्शन किया था, फिर भी थोड़ी समझ रखने वाले लोग बता सकते थे कि उनकी दक्षता एक मास्टर के स्तर तक पहुंच गई होगी। ऐसे अनगिनत लोग थे जो वेई वुफू से सीखना चाहते थे लेकिन सीख नहीं पाए, और उनसे कुछ संकेत मिलना भी उनके लिए बहुत फायदेमंद होता। और यहाँ लिन शेन को ऐसे गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाया जा रहा था, फिर भी वह सीखने के लिए अनिच्छुक था, शिकायत कर रहा था कि यह बहुत परेशानी भरा था, और यहाँ तक कि उसने चाकू फेंकने का कोई खेल भी बना लिया। ये व्यावहारिक रूप से ब्लेड तकनीक के गुरु वेई वुफू का अपमान था। कई लोग केवल इस बात पर अफसोस जता सकते हैं कि अमीर लोग इतने स्वेच्छाचारी हो सकते हैं और प्लेबॉय तो प्लेबॉय ही रहेंगे, उनके विचार की दुस्साहसता पर आश्चर्यचकित होंगे। ये संभव है। वेई वुफू को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और वास्तव में उसने लिन शेन के साथ सहमति में सिर हिलाया। बहुत आसान, कोई फायदा नहीं। वेई वुफू ने आगे बढ़कर ट्रंक से मिश्र धातु ब्लेड निकाला और उसे म्यान में रख दिया। उसने लिन शेन के हाथ से त्रिशूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बड़े पेड़ से ठीक एक त्रिशूल फेंकने की दूरी पर और एक हाथ की दूरी पर खड़ा हो गया, एक हाथ से त्रिशूल के अंत को पकड़ लिया और अचानक तेजी से वार करना शुरू कर दिया। त्रिशूल एक मशीन गन की तरह बिजली की गति से आगे पीछे वार करता हुआ, एक ही पल में अनगिनत बार छेद करता हुआ, हर बार सटीक रूप से केंद्र पर लगता हुआ। 10 वार, 10 अंक। वेई वुफू ने बात खत्म करने के बाद पीछे हटते हुए त्रिशूल वापस लिन शेन को सौंप दिया। कुछ दिलचस्प है। लिन शेन ने त्रिशूल स्वीकार कर लिया और फिर उस स्थान पर चले गए जहां वेई वुफू खड़े थे,
उनकी मुद्रा की नकल करते हुए उन्होंने एक हाथ से अंत को पकड़ लिया और अचानक अपनी ताकत लगाई त्रिशूल को पेड़ पर गोलाकार लक्ष्य की ओर फेंक दिया। परिणामस्वरूप ये वार केवल 7 स्थानों पर ही लगा तथा ब्लेड अंदर तक नहीं घुसा। लिन शेन के 7 अंक मारने का मतलब यह नहीं था कि उसके पास 7 अंक की क्षमता थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ब्लेड के लैंडिंग स्पॉट को नियंत्रित नहीं कर सकता था, जो बेतरतीब ढंग से 7 बिंदु क्षेत्र को भेद देता था। लिन शेन के लिए ये त्रिशूल बहुत भारी था और इस ग्रह के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ वह दोनों हाथों से त्रिशूल को चलाने में कामयाब हो गया। मुश्किल से बीच को पकड़ पाया, लेकिन अंत को इस तरह से पकड़ना उसके नियंत्रण और शक्ति से थोड़ा बाहर था। वो प्रहार पहले से ही शक्ति के विस्फोटक उत्सर्जन पर आधारित था, नियंत्रण की तो बात ही छोड़िए। क्या वह वेई वुफू की तरह लगातार 10 बार वार कर सकता है, इसकी गारंटी लिन शेन नहीं दे सकता था। इतनी गति और सटीकता की तो बात ही छोड़िए। ये वास्तव में दिलचस्प है। लिन शेन ने कुछ और बार वार करने की कोशिश की, लेकिन वह नियंत्रित नहीं कर सका कि ब्लेड कहाँ गिरेगा। एक बार उसने बहुत अधिक बल लगाया और एक तरफ फिसल गया। न केवल इसको करने में विफल रहा बल्कि पेड़ को भी पूरी तरह से चूक गया। लिन शेन के प्रदर्शन से बाहर मौजूद भीड़ हंसने लगी। सभी ने सोचा कि लिन शेन जैसा व्यक्ति जो कठिनाई को सहन नहीं कर सकता, शायद जल्द ही हार मान लेगा और बाद में वे देखेंगे कि अभ्यास न करने के लिए वह क्या बहाना बनाता है। वास्तव में ये बहुत समय नहीं था जब लिन शेन ने त्रिशूल को एक तरफ रख दिया और अभ्यास करना बंद कर दिया। उन्होंने जो सोचा था उसके विपरीत, उसमें धैर्य की कमी नहीं थी और वह अभ्यास नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी कलाई और बाह में इतना दर्द था कि वह और अधिक प्रयास नहीं कर सकता था और अभ्यास जारी नहीं रख सकता था। हालांकि वह अब अभ्यास नहीं कर रहा था, लेकिन लिन शेन ने यह नहीं कहा कि वह अब अभ्यास नहीं करेगा जैसा कि उसने पहले किया था। इसके बजाय वह अपने दिल में सोच रहा था कि वह त्रिशूल को कैसे नियंत्रित कर सकता है। अब उसके पास सबसे अधिक कमी थी, निश्चित रूप से ताकत की। पर्याप्त ताकत के बिना वह त्रिशूल को स्थिर रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन वेई वुफू की गतिविधियों और उसके बल प्रयोग के तरीके के बारे में सोचने पर ऐसा लगता था कि त्रिशूल को नियंत्रित करना केवल ताकत पर निर्भर नहीं था, बल्कि इसमें शक्ति का चतुराई से उपयोग शामिल था। अपनी आंखें बंद करके लिन शेन ने बार बार वेई वुफू की हरकतों को याद किया और अधिक से अधिक यह महसूस किया कि इसमें चतुराई थी और ताकत ही सब कुछ नहीं थी। विकास सिद्धांत पर विचार करते हुए विकास सिद्धांत ने प्रभावी रूप से उनकी भुजाओं के दर्द को कम कर दिया और जब उन्हें कुछ बेहतर महसूस हुआ, लिन शेन पुनः प्रयास करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन परिणाम अभी भी असंतोषजनक था। इस बार पेड़ से टकराने में उसकी सफलता दर पहले से भी कम हो गई थी। उसने कुल 5 बार चाकू मारा और उनमें से 3 बार पेड़ पर लगे ही नहीं। ऐसा लगता है कि मिस्टर तियान आखिरकार निष्पक्ष हैं। प्लेबॉय के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रतिभा एक जन्मजात चीज है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। तुम्हारा क्या अनुमान है, इस बार वह कब हार मान लेगा? अब समय आ गया है, वह बहुत जल्द ही हार मान लेंगे। मैं सचमुच उत्सुक हूं कि वह बाद में क्या बहाना बनाएगा। वास्तव में मुझे लगता है कि वेई वुफू ने जो कदम उठाया वह वास्तव में आसान नहीं है। अगर हम होते तो हम शायद लिन शेन के समान ही होते। कुछ अच्छे मित्र आकाश प्रक्षेपण देखने के लिए एकत्र हुए और इसमें शामिल लोगों के प्रदर्शन पर सहजता से चर्चा की, जो कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लिन शेन फिर से आराम करने के लिए बैठ गया। वह पहले से भी ज्यादा खराब दिख रहा था क्योंकि उसने वेई वुफू की तकनीकों की नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह इतना आसान नहीं था। कौशल में महारत हासिल करने से पहले उसका नियंत्रण और भी कमजोर हो गया। हालांकि लिन शेन का हार मानने का कोई इरादा नहीं था, वह वास्तव में उन चीजों के प्रति काफी धैर्यवान था जिनमें उसकी रुचि थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद जैसे ही लिन शेन एक और प्रयास करने वाला था, उसने दूर से एक आकृति को आते देखा। दोनों व्यक्ति खड़े होकर देखने लगे और पहचान लिया कि वे लू किंग और लू परिवार के लोग हैं। वेई वुफू और लिन शेन दोनों को यह अजीब लगा। वे कुछ ही घंटे पहले निकले थे, तो वे इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या कुछ हुआ होगा? निश्चित रूप से बहुत समय नहीं बीता था कि लू किंग और अन्य लोग दौड़कर उनके करीब आ गए। उनमें से कई लोग हौंट रहे थे। क्या हुआ? लिन शेन ने पूछा, उनकी हालत और किसी भी घाव की कमी को देखते हुए, जिससे ये संकेत नहीं मिलता था कि उन पर हमला हुआ है। हमें एक क्रिस्टल आधारित प्राणी मिला जो दूसरी तरफ से बहुत शक्तिशाली लग रहा था। हम उसे परेशान करने से डरते थे, इसलिए हम पहले वापस आ गए, झेंग यान ने जल्दी से समझाया। बहुत मजबूत।
कितना मजबूत? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। झेंग यान का वर्णन उसे अजीब लगा। ये बहुत बड़ा था, झेंग यान ने अनायास कहा। चूंकि झेंग यान का स्पष्टीकरण अस्पष्ट था, लिन शेन और अधिक पूछताछ करना चाहता था, तभी अचानक उसने दूर से आकाश से एक आकृति को उड़ते हुए देखा। यह महसूस करते हुए कि लिन शेन और वेई वुफू के हाव भाव ठीक नहीं थे, सभी ने मुड़कर देखा और तुरंत दूर आकाश में एक धुंधली आकृति तेजी से उनकी ओर आती हुई देखी। दूरी के कारण वे उस आकृति के लक्षण नहीं पहचान सके, लेकिन देवदूत के पंखों की जोड़ी और सफेद लबादे से वे उसकी पहचान पहले ही कर चुके थे। एक डाकू देवदूत, किसी ने कांपते हुए पुकारा। संभवतः उसे ऐसे डाकू देवदूत द्वारा हावी हो जाने का डर याद आ रहा था। तब तक दुनिया भर में लोग हंगामा मचाने लगे थे और कई गुस्से वाले लोग झेंग यान को उसकी बेशर्मी के लिए कोस रहे थे। स्वयं एक देवदूत द्वारा लूटे जाने के कारण वह दूसरों को अच्छा होते हुए नहीं देख सका और इस हद तक चला गया कि उसने अपने ही साथियों को धोखा दे दिया। एक सच्चा बदमाश और कलंक। ये यूजेन ने भीगे हुए दिल से देखा। उसकी हथेलियां कसकर पकड़ने से पसीने से तर हो गई थीं। अधिकांश लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि तियानशिन क्या था, लेकिन ये यूजेन को पता था कि तियानशिन कोई देवदूत नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में दिव्य जाति का एक प्रसिद्ध सदस्य था। सेलेस्टियल्स क्रिस्टल बेस से पैदा होते हैं और बिना आरोहण के भी सेलेस्टियल रेस के एक वयस्क सदस्य की लड़ाकू क्षमता एक नियमित क्रिस्टल आधारित प्राणी से अतुलनीय है। लिन शेन का पेट कैप्सूल लॉन्चर भी कुछ ऐसा था जिसे ये यूजेन ने पहचाना। उसके दृष्टिकोण से ये वास्तव में एक अच्छा टुकड़ा था। हालांकि म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल को मारने में इसकी सफलता में कुछ किस्मत और एक आश्चर्यजनक हमले का लाभ शामिल था। एक वयस्क सेलेस्टियल को मारने के लिए उस पालतू कैप्सूल लॉन्चर का उपयोग करना म्यूटेंट समुद्री दानव भगवान जनरल को मारने से कहीं अधिक कठिन होगा। आखिरकार सेलेस्टियल रेस के प्रत्येक सदस्य के पास एक पालतू कैप्सूल लॉन्चर था और वे मनुष्यों की तुलना में इसके साथ अधिक निपुण थे, जिससे यह असंभव हो गया कि लिन शेन को प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करने का एक और मौका मिलेगा, न ही सेलेस्टियल म्यूटेंट सी डेमन गॉड की तरह वहां खड़े होकर उसे गोली चलाने देगा। इसके अलावा लिन शेन के पास अब दुश्मन को विचलित करने के लिए गोल्ड क्रिस्टल सींग वाली गाय और लाल जेड शेर नहीं था, जबकि सेलेस्टियल ने कई मानव पालतू जानवरों को छीन लिया था, जिसमें झेंग यान का लाल जेड शेर भी शामिल था। आप इससे कैसे निपटेंगे? बाय शेनफेई छत पर रेलिंग के सामने खड़ी थी। लिन शेन की स्क्रीन को दिलचस्पी से देख रही थी। देवदूत उतरता है। तियानशिन धीरे धीरे बड़े पेड़ के सामने उतरा। उसके प्राचीन पंख, सुनहरे घुंघराले बाल और सफेद वस्त्र सभी सूर्य के प्रकाश में इतने पवित्र दिखाई दे रहे थे, वास्तव में एक अछूते देवदूत के समान। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसकी नजर धीरे धीरे घने जंगल से आगे बढ़ी और उसने पेड़ के नीचे खड़े व्यक्ति का चेहरा देखा। ये चेहरा, तियानशिन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने तुरंत लिन शेन को पहचान लिया और फिर उसकी नजर वेई वुफू पर पड़ी। क्रोध एक पल में उमड़ पड़ा उसके दिल में बेकाबू गुस्सा। तुम दोनों कमीनों, यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो? अगर आज मैं तुम्हें तुम्हारे अंडरवियर तक नंगा नहीं कर दूं, तो मैं तियानशिन नहीं हूँ। जब वह चुपचाप उबल रहा था, तियानशिन ने अपनी आंख के कोने से म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल की लाश की एक झलक देखी, जिससे उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। इतने लंबे समय से यहाँ रहने के कारण उसने पहले भी म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल को देखा था। वह म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल का शिकार करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह समुद्र में लाभ नहीं उठा सका। समुद्र में उत्परिवर्ती समुद्री दानव देव जनरल की युद्ध क्षमताएं उस विशालकाय समुद्री अजगर से कमतर नहीं थीं, जिसे उसने पहले मारा था, और यहाँ तक कि उससे निपटना अधिक कठिन भी कहा जा सकता है। तियानशिन को यह नहीं पता था कि म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के तट पर आने के बाद लिन शेन और उसके समूह ने उसे मार दिया था या नहीं, और उसने तुरंत दुविधा महसूस की। म्यूटेंट समुद्री दानव देव जनरल के सिर में छेद को देखकर उसका दिल फिर से धड़कने लगा। ये स्पष्ट था कि माथे के अलावा म्यूटेंट समुद्री दानव देव जनरल के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं थी, जो दर्शाता है कि उसे एक ही वार से मार दिया गया था। एक ही वार में म्यूटेंट समुद्री दानव देव जनरल को मारने के लिए आवश्यक ताकत से निश्चित रूप से तियानशिन को बहुत डर लगता था। चाहे जो भी हो, वह अभी भी क्रिस्टल बेस लेवल पर था। हालांकि वह इस लेवल में सबसे ऊपर था, ज्यादातर म्यूटेटेड क्रिस्टल आधारित प्राणियों से ज्यादा ताकतवर, लेकिन वह उन पर पूरी तरह से हावी होने के लिए पर्याप्त ताकतवर नहीं था। न ही म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल को एक ही वार से मारना संभव था। जैसे ही उसकी नजर लिन शेन पर लौटी, तियानशिन को लिन शेन की एक अनोखी क्षमता याद आई, जो उसे एक झटके से स्थिर कर देती थी, और उसका मन फिर से डर से भर गया।
लिन शेन की छवि धुंध में लिपटी हुई लंबी होती जा रही थी। अचंभे में पड़कर उसने सोचा कि उसने लिन शेन के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान खेलती हुई देखी है। यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। इसने मुझे पहले नहीं मारा था और अब ये वापस आ गया है। निश्चित रूप से यह पूरी तरह से तैयार है। म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल को एक ही वार में मार दिया गया, जिससे पता चलता है कि उसने जो तरीका तैयार किया है वह कितना क्रूर होगा। शायद वह बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि मैं उसे एक और डकैती के लिए सौंप दूं। इस एहसास पर तियान शिन को अचानक प्रकाश दिखाई दिया। उसके दिमाग में एक समझ आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उस शापित मानव ने मुझे खबर देने के लिए अपने साथियों को धोखा दिया। ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये सब एक साजिश होनी चाहिए। वे दो कमीने अभी भी मुझे लूटना चाहते हैं। तियान शिन ने झेंग यान को एक ठंडी नजर से देखा, अपने दिल में अपने पूर्वजों को कोसा और कसम खाई कि अगर उसे कभी मौका मिला तो वह उसकी मौत की कामना करेगा। एक देवदूत को लूटना, अलग हो जाना और भाग जाना। लू किंग, तुम पहले जाओ, मैं पीछे से कवर करूंगा। झेंग यान का अभिनय वास्तव में असाधारण था। उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था क्योंकि उसने लू किंग को पकड़ लिया और भाग गया। चिल्लाना और अपने साथियों को याद दिलाना नहीं भूला। बाहर से देखने वाले लोग झेंग यान के अभिनय कौशल की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यह व्यक्ति वास्तव में कितना चालाक था। यदि वे झेंग यान के कार्यों को ईश्वर की दृष्टि से न देखते तो शायद अब वे उससे प्रभावित हो चुके होते। यह आदमी वास्तव में बहुत बेशर्म है। यहाँ तक कि वांग तियान रा भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। वह व्यक्ति वास्तव में बहुत उबाऊ है, लेकिन अगर इसका मतलब है कि हम लिन शेन से छुटकारा पा सकते हैं तो यह इतनी बुरी बात नहीं हो सकती है, क्यू शुहेंग ने कहा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि लिन शेन आज्ञाकारी रूप से खुद को लूटने देगा या नहीं। हालांकि उसका हैंडगन दुर्जय है, लेकिन यह शायद एक एंजल को लूटने के लिए कोई मुकाबला नहीं है। एंजल के प्रदर्शन के आधार पर अगर लिन शेन डकैती से इनकार करने के लिए पर्याप्त अहंकारी हो जाता है तो वह मरने के बराबर है। वांग तियान एर ने क्यू शुहेंग की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी और कहा, लिन शेन की मृत्यु हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है। ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे नहीं हो सकता? क्या आपने उसकी बंदूक की ताकत नहीं देखी? अगर हम उसे सिर्फ उस बंदूक के दम पर जिंदा वापस आने दें तो वह हमारे दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्यू शुहेंग ने तर्क दिया। क्या आपको सचमुच लगता है कि वह हमारे लिए खतरा है? वांग तियान रा ने पूछा। वह क्यों नहीं होगा? क्यू शुहेंग को लगा कि वांग तियान रा आज अजीब तरह से बोल रहा था। चलो इसे इस तरह से समझते हैं, क्यूई, वांग और लिन परिवारों में हमारे दो परिवार बेहतर तरीके से कैसे साथ रह पाए हैं। क्यूई शुहेंग के बोलने से पहले वांग तियान रा ने आह भरी आगे कहा, हालांकि हम इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक हैं, लेकिन हम गहराई से जानते हैं कि हम लिन परिवार के उन भाइयों को नहीं हरा सकते। जब श्री लिन जोंगझेंग आसपास थे तब हम उन्हें नहीं हरा पाए थे, और अब जब वे चले गए हैं तब भी हम उन्हें नहीं हरा सकते, क्योंकि हम अपने दिलों में जानते हैं कि लिन परिवार में हमें खत्म करने की क्षमता है। इसलिए हम अवचेतन रूप से गर्मजोशी के लिए एक साथ रहना चाहते हैं। हम पहले तीसरे और चौथे भाइयों को नहीं संभाल पाए थे और अब पांचवा भाई तेजी से खतरा बन रहा है। लेकिन तो क्या, अगर पांचवा भाई मर जाता है तो क्या हम अचानक लिन परिवार को हरा पाएंगे? क्या तुम उस व्यक्ति के बारे में भूल गए हो जिससे हम जायंट माउंटेन में मिले थे? इस भाषण के बाद क्यू शुहेंग चुप हो गया। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वांग तियान रा सही था। अब लौकी पर्वत का रहस्य और अधिक नहीं छिपाया जा सकता और बड़े परिवारों के लोगों के आने में बस कुछ ही समय बाकी है। इस समय हमारे तीन परिवारों को वास्तव में एक ही पक्ष में होना चाहिए, हथियारबंद साथी। अगर तीनों परिवार एकजुट हो जाते हैं तो हमारे पास उन बड़े परिवारों से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने का बेहतर मौका होगा। आखिरकार इतने सालों तक एक ही बेस में एक साथ रहने के बाद हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि लिन परिवार किस तरह के लोग हैं। वे दूसरों को पूरी तरह से खत्म करने वाले प्रकार के नहीं हैं, अन्यथा हमारे दो परिवार उस स्थिति में नहीं होते जिसमें हम अभी हैं, वांग तियान रा ने कहा। एक लंबी चुप्पी के बाद क्यू शुहेंग ने हल्की सी आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद थी कि वह जगह हमारे लिए बड़ा अवसर बन सकती है, लेकिन अब वह सब खत्म हो गया है। एलियन दुनिया के ऊपर लू परिवार से लूटे गए लोग बिखर गए और सभी दिशाओं में भाग गए। कोई भी दोबारा लूटा जाना नहीं चाहता था। उन्होंने किसी तरह थोड़ी सी संपत्ति बचा ली थी और यदि वह भी उनसे छीन ली गई तो उनके पास सचमुच कुछ नहीं बचेगा।
जाओ, लू किंग ने दांत पीसते हुए कहा। वह भागी नहीं, बल्कि झेंग यान का हाथ झटक कर लिन शेन की तरफ भागी। झेंग यान का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन ऐसे क्षण में वह ज्यादा कुछ नहीं कह सका। लिन शेन ने आश्चर्य से लू किंग को देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी। लिन शेन को अपनी ओर देखते हुए देखकर लू किंग ने उदासीन दिखने की कोशिश की और कहा, मुझे गलत मत समझो, मैंने सोचा कि मैं किसी भी तरह से बच नहीं सकती, इसलिए मैं प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लिन शेन ने लू क्विंग को देखा और मन ही मन सोचा, लू क्विंग वास्तव में एक अच्छा इंसान है, बस उसकी किस्मत को समझना बहुत मुश्किल है। लू किंग ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लिन शेन की नजरों से नजरें नहीं मिला पाए और एंजल की ओर देखा जो उनके सामने जमीन पर उतरी थी, ये सोचकर कि अगर उसे लूटा जाने वाला था तो वह लिन शेन को फिर से अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सभी की निगाहें एंजल पर टिकी थीं, उसके चिरपरिचित ओपन की प्रतीक्षा में, उसके द्वारा ये वाक्य कहे जाने की प्रतीक्षा में, चलो दोस्त बने। लिन शेन क्या चुनेगा, ये भी सभी के लिए जिज्ञासा का विषय था। क्या प्लेबॉय आज्ञाकारी रूप से खुद को लूटने देगा, या वह एंजल से लड़ने के लिए उस चमत्कारी हैंडगन का इस्तेमाल करेगा? बहुत से लोग उसके अवसरों के बारे में आशावादी नहीं थे। आखिरकार लिन शेन का खुद का स्तर बहुत कम था। अगर वास्तव में लड़ाई छिड़ गई तो उसे अपनी बंदूक चलाने का मौका भी नहीं मिलेगा। आखिरकार बंदूक चलाने में भी समय लगता है और अचानक गोली चलाने के अवसर के बिना एंजल उसे गोली चलाने का मौका नहीं। उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा तियानशिन अब सचमुच पीछे मुड़कर जाना चाहता था। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने इतनी निर्भीकता से दौड़ने से पहले यह नहीं देखा कि यहाँ कौन है। उसने जाने के बारे में सोचा, लेकिन वह लिन शेन को अपनी पीठ दिखाने से डर रहा था, कहीं लिन शेन उसे पकड़ न ले। उसने लिन शेन की गति देखी थी, हालांकि वह महज एक स्टील लेवल था, फिर भी लिन शेन उससे अधिक तेज चलता था, जो कि अवैज्ञानिक था। तियानशिन ने शांत और संतुलित होने का दिखावा किया, फिर भी उसने एक और कदम आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लिन शेन की ओर देखते हुए एक सुंदर मुस्कान दिखाते हुए कहा, दूर से दोस्तों का आना खुशी की बात है। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम हाल ही में काफी अच्छा कर रहे हो। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि तियानशिन लूटने और दोस्त बनाने के बारे में अपना पसंदीदा मुहावरा बोलेगा, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो वह उनकी अपेक्षा से अलग था और उसने एक शास्त्रीय चीनी मुहावरा भी बोल दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। एक देवदूत, और आप पहले से ही मंदारिन भाषा में बोलते हुए काफी आश्चर्यचकित हैं, लेकिन अब आप शास्त्रीय चीनी का उपयोग कर रहे हैं, ये किस तरह की लय है? NOWELLBJAN.CO। छोटे तियानशिन, क्या ये तुम हो? इधर आओ, इधर आओ, लिन शेन ने तियानशिन की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वेई वुफू को पता था कि लिन शेन तियानशिन को बुला रहा है, लेकिन दूसरों को नहीं पता था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा, छोटी प्यारी, क्या ये तुम हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ। इस बयान ने उन सभी को हैरान कर दिया जो पहले से ही थोड़ा भ्रमित थे। क्या बात है, नन्ही जान? हे भगवान, प्लेबॉय क्या कहना चाह रहा है? क्या वह इस परी को जानता है? सिर्फ जान पहचान नहीं, छोटी सी जान कहलाती है। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। प्लेबॉय कमाल का है, यहाँ तक कि एक परी को भी नहीं छोड़ता। लेकिन क्या वह परी पुरुष है या महिला? लिन शेन के शब्दों ने दुनिया में हर किसी को भ्रमित कर दिया था, और यहाँ तक कि उसके बगल में लू किंग भी अपनी आंखें चौड़ी करके लिन शेन और तियानशिन के बीच आगे पीछे देख रहा था। उसने ये भी सोचा, ये देवदूत पूरी तरह से पुरुष जैसा दिखता है न? लिन शेन ने अभी उससे क्या कहा? उन्हें अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। लिन शेन ने ये वरीयता कैसे हासिल की? उफ, मैं क्या सोच रही हूँ? ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। लिन शेन के व्यवहार को देखकर तियानशिन को और अधिक विश्वास हो गया कि लिन शेन उसे फंसा रहा है। वह उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करेगा और उसे इस बात से नफरत होगी कि उसके पास अपनी उड़ान की गति को दोगुना करने के लिए अतिरिक्त पंखों की एक जोड़ी नहीं होगी और वह इस जगह को छोड़ देगा। दोस्त, आज भी मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। चलो किसी और दिन अच्छी तरह से बात करते हैं, तियानशिन ने कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद भी वह मुड़ने और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि लिन शेन की नजर उस पर पड़ी। एक विचार के साथ उसने दो चीजें निकाली और उन्हें लिन शेन की ओर फेंक दिया। एक अच्छे दोस्त से मिलकर मेरा दिल खुश हो गया। बस आज मैं जल्दी में बाहर आया था और मुझे एक अच्छे दोस्त से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं कोई कीमती चीज नहीं लाया, ये मेरी कुछ निजी संग्रहणीय वस्तुएं हैं। इन्हें हमारी मुलाकात के लिए उपहार समझो और हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे।
तियानशिन के शब्द भले ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन निहितार्थ ये था, भाई आज जल्दी में बाहर आया, कोई कीमती सामान नहीं लाया, इसलिए मुझे लूटना बेकार है। मेरे पास केवल यही कीमती चीजें हैं, बस इन्हें ले लो और मुझे परेशान करना बंद करो। तियानशिन ने उन्हें थोड़ा ऊपर फेंका, और जैसे ही दोनों वस्तुएं बाईं और दाईं ओर फैली, लिन शेन ने ऊपर देखा, उन्हें मापा, उन्हें अपने हाथों से पकड़ लिया, और जब उसने फिर से ऊपर देखा तो तियानशिन पहले ही दूर जा चुका था। तियानशिन को दूर से देखकर लिन शेन ने अपने हाथों में रखी वस्तुओं की ओर देखा, जो लाल जेड जैसा दिखने वाला एक पालतू कैप्सूल और उसी सामग्री से बनी एक चाबी थी, जो उस लाल जेड शेर के समान थी जिसे उसने लुकिन के साथ देखा था। वस्तुओं को जेब में रखने के बाद लिन शेन का उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था, वह उड़ नहीं सकता था और उसे पकड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। स्वर्गीय जाति का उड़ने में सक्षम होने का लाभ वास्तव में बहुत बड़ा है। बहुत दूर ना जाकर झेंग यान, जो दूर से इंतजार कर रहा था और लिन शेन के लूटे जाने की उम्मीद कर रहा था, उसने देखा कि क्या हुआ था। उसे लगा जैसे उसके सीने पर एक जोरदार झटका लगा हो। ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट, और उसका दिल इस तरह से दुख रहा था मानो बस रुक ही जाएगा। ये घटनाक्रम उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग क्यों है? दोनों उसे अपना दोस्त कहते हैं। एंजल ने उसके सभी पेट कैप्सूल चुरा लिए, लेकिन उसने चुराया हुआ रेड जेड लान लिन शेन को दे दिया। क्या बकवास है। लुकिन भी लिन शेन और उसके हाथ में मौजूद सामान को देखकर दंग रह गया। अफवाहों के मुताबिक चोर एंजल, जो लिन शेन के पास आया था, ने न केवल उसे लूटा बल्कि उसे स्वागत उपहार के रूप में एक लाल जेड शेर भी दिया। जिस देवदूत को लूटना था उसने उपहार देना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसे लोगों ने स्वीकार करना कठिन पाया। सभी को लगा कि लिन शेन की पृष्ठभूमि अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होगी। उन्होंने सोचा था कि उसके कुछ संबंध होंगे, लेकिन कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह इस हद तक होगा। जब चोर देवदूत लिन शेन से मिला तो उसने न केवल उसे लूटा बल्कि उसे वह चीजें भी दे दी जो उसने चुराई थीं, ठीक उसी तरह जैसे एक चूहा एक बिल्ली से मिलता है। एक पल के लिए हर कोई लिन शेन की असली पहचान और वह किस परिवार से आया है, इस बारे में अटकलें लगा रहा था। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में आने वाले बड़े परिवारों के लोग भी हैरान थे और अनुमान लगा रहे थे कि लिन शेन किस प्रमुख परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रमुख परिवारों के सदस्यों ने पहले ही लिन शेन की पृष्ठभूमि की गंभीरतापूर्वक जांच शुरू कर दी थी, लेकिन ठिकानों के बीच संचार मुश्किल था और डाक बर्ड बेस एक दूरस्थ चौकी होने के कारण बड़े ठिकानों के साथ बहुत कम संपर्क था। लिन शेन ने पहले कभी डाक बर्ड बेस नहीं छोड़ा था, इसलिए सीधे उस तक इसका पता लगाना मुश्किल था। उस तक पहुंचने के लिए पहला कदम लू और जू परिवारों की जांच करना होगा। प्लेबॉय होने की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही थी। लिन शेन को अब आम लोगों द्वारा एक अमीर परिवार के शीर्ष वंशज के रूप में देखा जाने लगा था। अब अगर कोई दावा करता है कि लिन शेन का परिवार एक ब्रह्मांड स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति है, तो बहुत से लोग इस पर विश्वास करेंगे। चूंकि ज्ञात सुपर बेस परिवारों में से किसी का भी उपनाम लिन नहीं था, इसलिए अफवाहें फैलने लगी कि लिन शेन एक छिपे हुए और शक्तिशाली परिवार का बेटा था, जिसकी तुलना में प्रसिद्ध परिवार महत्वहीन थे और समान स्तर के भी नहीं थे। लिन शेन स्वयं इस बात से अनभिज्ञ था कि उसने कितनी पृष्ठभूमि अर्जित की है, और यदि वह जानता भी तो उसे इसकी परवाह नहीं होती। उन्होंने लाल कैप्सूल पर दी गई जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच की। ये वास्तव में लाल जेड शेर था, क्रिस्टल बेस स्तर का एक छोटा खजाना जिसके सभी आंकड़े 38 से ऊपर और 3 कौशल थे। इसे बुलाने पर लाल जेड शेर राजसी ढंग से, बिना किसी चोट के और युद्ध शक्ति से भरपूर खड़ा था, जो लुकिन के घायल लाल जेड शेर से कहीं अधिक था। लिन, वह लाल जेड शेर एंजल ने मुझसे छीन लिया था। केवल लू परिवार के पास ही लाल जेड शेर है और लुकिन इस बात की पुष्टि कर सकता है। यदि तुम इसे वापस करने के लिए तैयार हो जाओ, तो ये हमें यहाँ जीवित रहने के लिए कुछ सहारा देगा और मैं लुकिन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूँ। पूरा लू परिवार तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा, लिन, और भविष्य में तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। झेंग यान ने वापस आकर लिन शेन को नैतिक रूप से मजबूर करने की हिम्मत की, लुकिन का जिक्र करते हुए अपने लाल जेड शेर को वापस पाने के प्रयास में। साले, कितना नीच आदमी है। मैंने कभी किसी को इतना घिनौना नहीं देखा। यह आदमी सचमुच बहुत बुरा है, इसके शरीर से गंदगी की बू आ रही है। यहाँ तक कि दर्शक भी अब और नहीं देख सकते थे। यदि यह संभव होता तो झेंग यान पर टिप्पणियों की बौछार करके उसे संभवतः मौत के घाट उतार दिया जाता। चले जाओ।
लिन शेन झेंग यान के कृत्य से प्रभावित नहीं हुआ और बिना एक नजर डाले उसे ठंडे तरीके से खारिज करने के बाद लाल जैड शेर को जेब में रख लिया और पेड़ के पास आराम करने चला गया। उसे पहले से ही आभास हो गया था कि झेंग यान के साथ कुछ गड़बड़ है और वह उससे निपटने की योजना बना रहा था। उसे खुलेआम मारना कोई अच्छा विकल्प नहीं था और वह झेंग यान के खुलासे से अपने संदेह की पुष्टि भी करना चाहता था। झेंग यान गुस्से में अपने दांतों को भींच रहा था, लेकिन जब वह लू किंग की ओर मुड़ा तो उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव दिखाई दिए। लू किंग ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं देखा। अध्याय 86 उल्टी गिनती खत्म। तियानशिन के चले जाने के बाद लू परिवार के म्यूटेटर एक के बाद एक वापस भागे और उल्टी गिनती खत्म होने तक यहीं इंतजार करने का फैसला किया। वे लिन शेन नहीं थे। अगर वे फिर से तियानशिन से मिले तो वे केवल मिलने पर उपहार दे पाएंगे। वे नहीं चाहते थे कि बेस म्यूटेशन अंडे और सामग्री जो उन्होंने अभी अभी एकत्र की थी फिर से चुरा ली जाए, इसलिए उन्होंने लिन शेन की तरफ रहने का फैसला किया। बेशक यह आंशिक रूप से झेंग यान की चाल के कारण भी था, क्योंकि उसे डर था कि उसके जाने के बाद एंजल मुसीबत मोल लेने आएगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि एंजल ने न केवल लिन शेन को लूटने से परहेज किया, बल्कि इसके बजाय उसे एक लाल जेड शेर दिया। ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा संकेत नहीं था और उसके लिए बहुत नुकसानदेह था। लिन शेन केवल ठंडे मन से देखता रहा और कुछ नहीं बोला। उसने पहले ही बाहर जाकर उत्परिवर्ती प्राणियों की खोज करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन चूंकि उसने समुद्री दानव देव जनरल के शरीर की रक्षा करने में मदद करने का वादा किया था और जू तियानगे अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए उसके लिए अब जाना असुविधाजनक था। सौभाग्य से उल्टी गिनती समाप्त होने में अधिक घंटे नहीं बचे थे और जू तियानगे जल्द ही वापस आ जाएंगे। लिन शेन को इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं थी और उल्टी गिनती के बाद उसने अभी लौटने की योजना नहीं बनाई थी। चूंकि यहाँ के मैदान अपेक्षाकृत सुरक्षित थे और उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद वह अपनी इच्छानुसार वापस आ सकता था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। बेस म्यूटेशन दर प्राप्त करने के लिए म्यूटेंट का सुरक्षित शिकार करना ही वह काम था जो लिन शेन को इस समय करने की आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्टील लेवल पर वह अभी भी बहुत कमजोर था, वर्तमान में लड़ाई को हल करने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर था। अगर वह अपनी ताकत नहीं बढ़ाता तो यह अंततः असुरक्षित ही रहेगा। कुछ घंटों के आराम के बाद जू तियानगे आखिरकार अपने समूह के साथ वापस आ गया। उनकी फसल काफी प्रभावशाली थी और उन्हें 2 उत्परिवर्तित स्टील अंडे भी मिले, जो पहले अकल्पनीय था। कुछ लोग अपना पूरा जीवन बिना किसी उत्परिवर्ती प्राणी को देखे ही गुजार देते हैं, उत्परिवर्ती अंडों को तो देखना ही दूर की बात है। समय देखते हुए लिन शेन ने देखा कि समय लगभग आ चुका था और 1 घंटे से भी कम समय बचा था। उसने जू तियानगे और उसके समूह के साथ सहजता से बातचीत की और पूछा कि वे कहाँ गए थे और उन्हें क्या सामना करना पड़ा। ऐसी जगह में जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही बेहतर होगा। लिन शेन ने उत्परिवर्ती प्राणियों की खोज पर जाने से पहले लू किंग और जू तियानगे और उनके समूह के जाने तक इंतजार करने की योजना बनाई। समय तेजी से बीत गया और जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। इससे पहले काली कलाई घड़ी वाले टेलीपोर्टर ने लौटने या न लौटने का विकल्प दिया था, लेकिन इस सफेद कलाई घड़ी वाले टेलीपोर्टर के पास कोई विकल्प नहीं था और उनकी सहमति के बिना उल्टी गिनती समाप्त होते ही उन्हें वापस भेज दिया। लिन शेन को केवल चक्कर आने जैसा तीव्र एहसास हुआ और जब तक वह होश में आया वह पहले ही पानी में डूब चुका था। मैं तैर नहीं सकता। लिन शेन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और अपने हाथों और पैरों को जोर से हिलाया, खुद को तैरने की कोशिश कर रहा था। इतने सालों के बाद भी वह कभी पानी में नहीं गया था और उसे तैरना भी नहीं आता था। अपने अंगों को हिलाए बिना तो वह ठीक था, लेकिन जैसे ही वह छटपटाने लगा वह और भी नीचे डूब गया। वे जल्दी करो और मुझे बचाओ। लिन शेन केवल यही उम्मीद कर सकता था कि वे उसे बचा लेगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वे शायद बहुत अच्छा तैराक भी नहीं था। वे लिन शेन से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, अगर ज्यादा नहीं। वह थोड़ा बहुत डॉगी पैडल जानता था, लेकिन फिर भी अकुशल था और लिन शेन तक पहुंचने की कोशिश में पानी में बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। उसने पानी को 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरों में बदल दिया, लेकिन उसका शरीर आगे नहीं बढ़ पाया। उस महत्वपूर्ण क्षण में एक आकृति मत्स्यांगना की तरह तैरती हुई आई, लिन शेन के पास पहुंची और उसे ऊपर की ओर खींच लिया। कुछ ही देर में दोनों पानी के ऊपर आ गए। लिन शेन सांस लेने के लिए हौंफने लगा, उसका लगभग दम घुट गया था। जल्दी मत करो,
मैं यहाँ हूँ, धीरे धीरे सांस लो, स्थिर रहो, आराम से रहो, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। लिन शेन को पता था कि यह लू किंग है। बिना कुछ कहे उसने वैसा ही किया जैसा उसने सुझाया था, शांत रहा और उसे अपने साथ तैरने दिया। झील की सतह पर नावें थीं, और लू परिवार और जू परिवार के लोग बचाव के लिए आए और सभी को नावों पर खींच लिया। नाव पर खींचे जाने के बाद लिन शेन ने अपने बगल में बैठे लू किंग को देखा, जो सिर से पैर तक भीगा हुआ था, और कहा, धन्यवाद। लू किंग ने उसे तिरछी नजर से देखा और डांटा, हमारे बीच कैसा रिश्ता है कि तुम अभी भी मेरे साथ इतने औपचारिक हो। ऐसा कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह सही नहीं लग रहा है और उसके गाल थोड़े लाल हो गए, क्योंकि उसने जल्दी से समझाया, जब हम उस ग्रह पर थे तो आपने पूरे समय मेरी देखभाल की, इसलिए अब हम बराबर हैं। ठीक है, लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। लू और जू दोनों परिवारों के लोग लिन शेन के प्रति असामान्य रूप से विनम्र थे, जिसने लू किंग और अन्य लोगों को हैरान कर दिया। झेंग यान की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, लेकिन वह इसके बारे में निश्चित नहीं था। लू परिवार के लोगों ने जिस तरह से उसकी ओर देखा, उससे उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने क्षेत्र राजा साधना यंत्र की ओर देखा और पाया कि यह वैसा ही था जैसा पहली बार खोजे जाने पर था, इसमें जरा सी भी गतिविधि नहीं थी। उनके टेलीपोर्ट होने के बाद रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस का प्रक्षेपण पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए लिन शेन और अन्य लोगों ने प्रक्षेपण नहीं देखा। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। एआई संचालित स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। किनारे पर पहुंचने के बाद लिन शेन और वेई वुफू ने लू किंग और जू तियानगे को अलविदा कहा और सीधे यशिन बेस पर वापस चले गए। पूरे रास्ते उन दोनों को अजीब सा महसूस होता रहा, क्योंकि उनके रास्ते से गुजरने वाला हर व्यक्ति उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। युवतियां और पत्नियां उन्हें देखकर मुस्कुराईं, जिसे लिन शेन समझ सकता था, अगर आप गोरे, साफ सुथरे और सभ्य दिखे तो कौन नहीं समझेगा। लेकिन उन बड़े आदमियों को उन पर मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट क्यों आ रही थी? इससे लिन शेन कुछ अवाक रह गया। लिन शेन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था, और वह ये परिवार के महल की ओर तेजी से बढ़ा। मिस्टर लिन शेन, आप अभी भी वापस आना जानते हैं, हो? लिन शेन अभी महल के द्वार तक नहीं पहुंचे थे जब उन्होंने ये यूजिन को प्रवेश द्वार पर खड़े देखा, कुछ दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहे थे। मुझे वापस आने का पता क्यों नहीं चलेगा? लिन शेन ने पलकें झपकाते हुए पूछा। नायक सुंदरता को बचाता है, सुंदरता नायक की रक्षा करती है। आपसी भावनाएं फिर से प्रज्वलित जुनून, मुझे लगा कि आपने अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ घर वापस जाने का फैसला कर लिया है, ये यूजिन ने कहा, उसके शब्दों में खटास की झलक थी। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, जरूर, अंदर से हमारी छवि दूसरों ने देखी होगी। ऐसा लगता है कि दायरे के राजा साधना उपकरण का प्रसारण पास में ही बजाया गया होगा। क्या यशेन बेस पर सभी ने इसे नहीं देखा है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक अच्छा घोड़ा अपने पीछे की घास नहीं खाता। इसके अलावा मैं घास से संबंधित हूँ, हम दोनों को खाया जाना चाहिए, लिन शेन ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह आगे बढ़ा और हल्के से ये यूजेन की पतली कमर को गले लगाया। तुम किस तरह की घास हो? ये यूजेन ने अपनी कमर को मोड़कर लिन शेन के हाथों को चकमा दिया और उत्सुकता से पूछा। मैं घास नहीं हूँ, मैं गोभी हूँ, आपकी विशेष गोभी। मैं किसी और को मिट्टी को उल्टने नहीं दूंगा सिवाय आपके, लिन शेन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। गोभी। ये यूजेन पहले तो चौंक गया, फिर जल्दी से समझ गया और उसे चुटकी काटने लगा। तुम किसे सुअर कह रहे हो? तुम सुअर हो? महल में वापस आकर लिन शेन ने ये यूजेन से स्थिति के बारे में जानकारी मांगी, और जब उसने उसे संक्षिप्त विवरण दिया तो लिन शेन अचंभित रह गया। शून्य का प्रक्षेपण। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमने जो भी कदम उठाया वह पूरी दुनिया ने देखा? लिन शेन ने अजीब भाव से कहा। शायद यही मामला है। वह प्रक्षेपण वाकई अजीब था। मैंने चैनलों पर सुना कि छवि वायुमंडल की तरह पूरे ग्रह को घेरे हुए थी। इसे कहीं से भी देखा जा सकता था। ये यूजेन ने हंसते हुए कहा, आप लोग अब पूरी दुनिया में मशहूर हस्तियां हैं। किस तरह का शीर्षक? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। वेई वुफू को युद्ध देवता वेई के रूप में सम्मानित किया जाता है, और जहां तक तुम्हारी बात है तो तुम अब सभी के सबसे सम्मानित, सबसे मजबूत प्लेबॉय हो, ये यूजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 87, डेथ पाउडर इवोल्यूशन पूरा हुआ। लिन शेन को अपने प्लेबॉय उपनाम से कोई मतलब नहीं था। दूसरे लोग उसे किस नजरिए से देखते थे, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।
पूरी दुनिया झेंग यान की हरकतों के बारे में जानती थी, जिससे लिन शेन को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि लू परिवार उसके साथ कैसे पेश आएगा। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। चाहे लू परिवार झेंग यान से निपटे या नहीं, वह झेंग यान को दूसरा मौका नहीं देगा। भले ही लू परिवार ने उसकी रक्षा की हो, फिर भी वह झेंग यान की जान ले लेगा। लिन शेन को अब ब्लू ट्री सी में मशरूम बीस्ट की बढ़ती संख्या की चिंता थी। यहाँ तक कि यशेन बेस के पास भी मशरूम बीस्ट हर जगह देखे जा सकते थे। लू और जू परिवारों द्वारा भेजे गए स्काउट्स ने एक विशाल बैंगनी क्रिस्टल मशरूम जानवर की खोज की थी, जो एक छोटी पहाड़ी जितना बड़ा था और बैंगनी जहरीली गैस उत्सर्जित कर रहा था, संभवतः क्रिस्टल बेस स्तर का था। याशेन बेस पास के मशरूम जानवरों को खत्म करने के प्रयास कर रहा था, लेकिन जितना अधिक वे मारते थे उतना ही अधिक दिखाई देता था, एक अंतहीन धारा की तरह। बहुत से लोगों ने मशरूम बीस्ट से बेस म्यूटेशन अंडे प्राप्त किए थे और उनमें से बहुत से लोगों ने उन्हें सेते भी थे। अब लगभग सभी के पास मशरूम बीस्ट पालतू जानवर था। क्रिस्टल बेस मशरूम बीस्ट्स की उपस्थिति और उनकी विशाल संख्या के कारण यशेन बेस पर स्थिति बहुत गंभीर हो गई। ये यूजेन के अनुसार यशेन बेस पर 20 से अधिक क्रिस्टल बेस पावरहाउस थे और एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार क्रिस्टल बेस स्तर के पालतू जानवरों की संख्या 40 से 50 थी। यदि क्रिस्टल बेस लेवल मशरूम बीस्ट बहुत अधिक नहीं होते तो भी वे लाइन को पकड़ने में सक्षम होते। हालांकि पूरे बेस को कवर करना मुश्किल होगा और जब समय आएगा तो बेस में मशरूम बीस्ट की एक बड़ी आमद अपरिहार्य शहरी युद्ध की ओर ले जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि क्रिस्टल बेस स्तर के मशरूम जानवर बहुत अधिक हो गए तो वास्तविक समस्या होगी। हमला करने की पहल क्यों नहीं की? उन मशरूम जानवरों को प्रजनन का मौका मत दो और उन्हें नष्ट करने के लिए सीधे ब्लू ट्री सागर में हमला करो, लिन शेन ने कुछ संदेह के साथ पूछा। तुम्हें लगता है कि लू और जू परिवार ऐसा नहीं करना चाहते? मुख्य मुद्दा यह है कि ब्लू ट्री सी के कुछ बाहरी क्षेत्रों में प्रवेश और निकास किया जा सकता है, लेकिन गहरे क्षेत्रों में एक बेस म्यूटेशन पॉइंट है। अंदर कई क्रिस्टल आधारित जीव हैं और यशेन बेस के पास उपलब्ध जनशक्ति के साथ मुझे डर है कि वे इसे पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे, ये यूजेन ने रुककर कुछ सोचने के बाद कहा। लिन शेन को लगा कि स्थिति काफी गंभीर है। ब्लू ट्री सी के अंदर वास्तव में एक बेस म्यूटेशन पॉइंट था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो यशेन बेस शायद टिक न पाए। आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि लू और जू परिवारों ने पहले ही अपने चैनलों के जरिए रियल्म किंग कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में खबर फैला दी है, ये यूजेन ने कहा। ये सुनकर लिन शेन को समझ में आया, लू और जू परिवार वाकई इतना बड़ा मौका छोड़ सकते हैं। ये बस समय की बात है। बाद में लूटे जाने से बेहतर है कि अभी कुछ तत्काल लाभ प्राप्त कर लिया जाए। मेरा मानना है कि म्यूटेटर्स के एक बड़े समूह के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिसमें प्रमुख परिवारों के शक्तिशाली सदस्य शामिल होंगे। भले ही ब्लू ट्री सी में कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये यूजेन ने मुस्कुराते हुए लिन शेन की ओर देखा। हालांकि आपको सावधान रहना चाहिए। प्रमुख परिवारों के वे लोग आप में बहुत रुचि ले सकते हैं। तुम मेरी रक्षा करोगे, है ना? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए ये यूजेन से पूछा। तुम कितने बेशर्म हो, मुझसे ऐसा पूछ रहे हो। सुरक्षा के लिए लूकिन के पास जाओ। मेरा तुमसे क्या रिश्ता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं? ये यूजेन ने गुस्सा दिखाया। तो फिर भूल जाओ, मैं बाद में लूकिन से पूछूंगा। मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, लिन शेन ने कहा और दूसरी मंजिल पर अतिथि कक्ष की ओर चल दिया। ये यूजेन अचंभित रह गया। सीढ़ियों के आधे रास्ते पर लिन शेन को कुछ याद आया। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मुझे अपना इंक्यूबेशन कक्ष उधार दो। चूंकि पूरी दुनिया ने उस ग्रह पर उसकी हरकतें देखी थी, इसलिए कुछ भी छिपाने का कोई मतलब नहीं था। वह पहले 2 म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरलों को तैयार कर सकता था। जब जानवरों का ज्वार आएगा तो वे युद्ध में उसकी मुख्य ताकत होंगे। भविष्य में जब वह उस ग्रह पर वापस आएगा तो उसके पास 2 म्यूटेंट क्रिस्टल बेस पालतू जानवर होंगे और वह व्यावहारिक रूप से अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकेगा। ये यूजेन ने अनुमान लगाया कि वह उत्परिवर्ती समुद्री दानव देव जनरलों को पैदा करना चाहता था और उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे अपने निजी ऊष्मायन कक्ष में ले गई। लिन शेन ने 2 उत्परिवर्ती समुद्री दानव देव जनरलों और मशरूम जानवर के अंडों को अंदर रख दिया। उम्मीद है कि वे जल्द ही फूट जाएंगे। ये यूजेन का हैचिंग चैम्बर स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय मॉडल था, जो लिन शेन की तुलना में कहीं अधिक उन्नत था। मैं शर्त लगा सकता हूं कि हैचिंग का समय भी काफी कम किया जा सकता है।
चिंता मत करो, इस हैचिंग चैम्बर का उपयोग केवल मैं ही करता हूँ। मेरे अलावा यहाँ कोई और नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये यूजेन ने कहा। इसमें चिंता की क्या बात है? जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसे ले लो। आखिरकार हम परिवार ही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी जगह है, लिन शेन ने हंसते हुए कहा। उसके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। वह जानवरों के आने के बाद अंडे सेने का इंतजार नहीं कर सकता था, है न? जानवरों का आना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। उसे इससे पहले ही अंडे सेने थे और अब उसके पास सबसे अच्छा विकल्प ये परिवार के घर पर अंडे सेने का था। आप अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कौन जानता है कि आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं, ये यूजेन ने कहा, हालांकि वह अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराहट को दबा नहीं सका। अतिथि कक्ष में वापस आकर जैसे ही लिन शेन आराम करने के इरादे से बिस्तर पर लेटा, उसने महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ हिल रहा है। अरे, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम नहीं आते, और अब जब जरूरत नहीं है तो तुम विकास करना बंद कर देते हो। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? लिन शेन ने देखा कि उसकी जेब से लाल धागे जैसी कोई चीज निकल रही थी। यह उसके शरीर पर रेंग रही थी और उससे एहसास हुआ कि यह डेथ पाउडर था। लिन शेन ने डेथ पाउडर को पकड़ा और उसे बाहर निकाला। ये जीव विकसित होने के बाद और भी अधिक नाजुक हो गया था। लगभग 3 से 4 मीटर लंबा एक अर्ध पारदर्शी गहरे लाल रंग का गोमांस का टेंडन स्ट्रिंग जैसा दिखता था। इसका सिर चिकना और गोल था और इसकी पूंछ पतली और नुकीली थी। ये पहले से कहीं अधिक भारी हो गया था, और हालांकि यह त्रिशूल जितना भारी नहीं था, फिर भी यह एक साधारण व्यक्ति के लिए काफी भारी था। एआई संचालित स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। क्या ये क्रिस्टल बेस स्तर तक चढ़ गया? लिन शेन प्रसन्न हुआ और जल्दी से इसकी विशेषताओं की जांच की। उत्परिवर्तित डेथ श्रैडर सुपर बेस मिश्र धातु प्राणी विकसित हो सकता है। शक्ति 21, गति 21, कठोरता 21, कठोरता 21। आधार उत्परिवर्तन प्रतिभा सुपर बेस भक्षण, सुपर बेस विकास, सुपर बेस कवच भेदी स्पाइक, सुपर बेस तात्कालिक गति, सुपर बेस संशोधन, सुपर बेस ठोसीकरण। ये क्रिस्टल बेस स्तर तक नहीं चढ़ा, बल्कि सुपर बेस में बदल गया। लिन शेन कुछ हैरान था। वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन सभी जन्मजात कौशलों ने सुपर बेस उपसर्ग प्राप्त कर लिया था, तथा एक नया कौशल सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन जोड़ दिया गया था। लिन शेन ने सोचा कि वह कैसे जांच सकता है कि इन प्रतिभाओं में कितनी वृद्धि हुई है। अचानक उसने इसे झटका दिया और डेथ पाउडर, जो पहले रस्सी की तरह ढीला था, अचानक एक सीधी रेखा में कठोर हो गया, एक बड़े भाले की तरह कुछ में बदल गया जिसकी पूंछ भाले के अग्रभाग के रूप में काम कर रही थी। लिन शेन पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह डेथ पाउडर की सुपर बेस 100 रिफाइनमेंट्स प्रतिभा होगी। उन्होंने इसे 1-2 बार घुमाया और पाया कि यह काफी सुविधाजनक है, यद्यपि थोड़ा भारी है, त्रिशूल से थोड़ा हल्का। सामान्य समय में भाला तकनीक का अभ्यास करने के लिए यह बुरा नहीं है। लिन शेन ने भाला फेंका और भाले की नोक अविश्वसनीय रूप से तेजी से धुंधली हो गई। सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड में पहले से बढ़ी हुई इंस्टेंटेनियस स्पीड की तुलना में बहुत सुधार हुआ है। लिन शेन खुश थे। यह कोई मामूली सुधार नहीं था। मिश्र धातु की गति और सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड के उपयोग के साथ ये लगभग क्रिस्टल बेस की गति से मेल खा सकता है। वह अभी तक सुपर बेस डेवॉरिंग या सुपर बेस इवोल्यूशन का परीक्षण नहीं कर सका था, और वह सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन के प्रभाव को भी नहीं समझ सका था। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन म्यूटेटेड पॉइजन थॉर्न टर्टल की उस क्षमता से संबंधित हो सकता है जो किसी व्यक्ति के शरीर को ठोस बना सकता है। अगर ऐसा होता तो डेथ पाउडर वाकई बहुत खतरनाक हो जाता। इससे घायल होने वाला कोई भी व्यक्ति खत्म हो जाता। अगर मैं खुद को छेदने के लिए डेथ पाउडर के सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन का उपयोग करता हूं, तो क्या ये विकास सिद्धांत के अनुसार एक मजबूत उत्परिवर्तन को ट्रिगर कर सकता है? लिन शेन ने चुपचाप सोचा। अध्याय 88, लॉकी पर्वत के लाभ। लिन शेन ने बस इसके बारे में सोचा। वह इतना पागल नहीं था कि प्रयोग के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। कोई भी योजना बनाने से पहले बेस वेरिएंट प्राणियों पर चीजों का परीक्षण करना बेहतर था। बिस्तर पर लेटे हुए लिन शेन ने गहराई से सोचा, विशेष रूप से रहस्यमय ग्रह के बारे में। उसकी उन्नति का मार्ग अनिवार्यतः उस ग्रह से जुड़ा होगा। हालांकि लू और जू परिवारों ने पहले ही रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस के बारे में बात फैला दी थी,
जिससे भविष्य में प्रवेश के लिए इसका उपयोग करना कम सुविधाजनक हो गया। इसके अलावा दायरे के राजा साधना उपकरण पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण करेगा और लिन शेन को दिखावा करना पसंद नहीं था। इसलिए जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, वह फिर से प्रवेश के लिए दायरे के राजा साधना उपकरण का उपयोग नहीं करेगा। मुझे वांग तियान, एर और क्यू शुहिंग से डाक बट को वापस लेने का एक तरीका खोजना होगा। लॉकी पर्वत के माध्यम से प्रवेश करना सबसे अच्छा विकल्प है। लिन शेन ने डाक बट को वापस पाने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया। लॉकी पर्वत का उपयोग करने के दो बड़े फायदे थे। पहला, लॉकी पर्वत से प्रवेश करने का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकेगा, जो लाभदायक था क्योंकि लिन शेन के पास कई रहस्य थे जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं थे। दूसरा, गॉड माउंटेन से प्रवेश करने के बाद कोई समय सीमा नहीं थी। 3 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई जबरन टेलीपोर्टेशन नहीं होगा। यह एक महत्वपूर्ण लाभ था। इसका मतलब था कि लिन शेन ग्रह पर बेस वेरिएंट जीवों का अनिश्चित काल तक शिकार कर सकता था, बिना 3 दिन की अवधि के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा किए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक वॉच टेलीपोर्टर की 3 दिन की उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद वह किसी भी समय टेलीपोर्ट हो सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका क्या मतलब था? यह एक अतिरिक्त जीवन पाने जैसा था। अगर उसका सामना किसी ऐसे बेस वेरिएंट प्राणी से होता जिसे वह हरा नहीं सकता था, या ऐसी स्थिति में जहां निश्चित मृत्यु हो, तो वह बस वापस टेलीपोर्ट हो सकता था। क्या इससे ज्यादा मजबूत जीवन रक्षक कलाकृति थी? इसलिए बहुत सोच विचार के बाद लिन शेन ने सोचा कि उसे डाक बट को अपने हाथों में लेना चाहिए और क्यूई और वान परिवारों को चुप कराना भी सबसे अच्छा होगा और गॉड माउंटेन के प्रवेश द्वार को गुप्त रखना होगा। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता थी। लिन शेन ने इस मामले को सुलझाने के लिए जानवरों की ज्वार के खत्म होने के तुरंत बाद डाक बट बेस पर लौटने की योजना बनाई ताकि भविष्य में किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके। हालांकि जाने से पहले उसे बदमाश झेंग यान से निपटना था। अगर लू परिवार ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसने पहले ही जानवरों की ज्वार के दौरान कार्रवाई करने का फैसला कर लिया था। हाथ में 2 म्यूटेंट सी डायमंड गॉड जनरल, साथ ही सुरक्षा के लिए फिजाई और डेथ पाउडर और क्रिस्टल बेस लेवल रेड जेड लान के साथ उस ग्रह का कौन सा हिस्सा सुलभ नहीं है। बेस वेरिएंट जीव मेरी दया पर होंगे। अलॉय की ओर बढ़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्रिस्टल बेस तक आगे बढ़ना भी बस समय की बात है। लिन शेन उस रात असाधारण रूप से अच्छी तरह सोए। उसे बहुत अच्छी नींद आए और सुबह वेई वुफू ने उसे जगाया। अभी तो भोर भी नहीं हुई है, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा रहे हो? क्या जानवरों का ज्वार बेस को तोड़ चुका है? लिन शेन ने खिंचाव लिया और जम्हाई ली। उसे लगा जैसे उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली है। प्रशिक्षण, वेई वुफू ने संक्षेप में कहा। प्रशिक्षण जरूरी नहीं कि सुबह ही हो। सुबह हवा की गुणवत्ता खराब होती है और रक्त की चिपचिपाहट दिन के उच्चतम स्तर पर होती है, जो प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। लिन शेन बोल रहे थे जब उन्होंने फिर से बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। चलो चलें, वेई वुफू ने जोर देकर कहा और लिन शेन को बाहर खींच लिया। जल्दी मत करो, कम से कम मुझे पहले नहाने दो, लिन शेन ने असहाय होकर कहा। तभी वेई वुफू ने उसे जाने दिया। लिन शेन के फ्रेश होने के बाद वह नाश्ता करना चाहता था, लेकिन वेई वुफू ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। अनिच्छा से लिन शेन को खाली पेट ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। ये परिवार के महल में कोई बगीचा भी नहीं था, लेकिन इसमें कई इंडोर प्रशिक्षण मैदान थे जिनमें ये युजेन के लिए एक छोटा निजी मैदान भी शामिल था। लिन शेन और वेई वुफू ने इस छोटे से प्रशिक्षण मैदान का उपयोग किया। जब वे पहुंचे तो ये युजेन ने पहले ही अपना अभ्यास शुरू कर दिया था। लिन शेन, जो कुछ ही क्षण पहले सुस्त था, छोटे प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करते ही और ये युजेन को देखते ही तुरंत चौंक गया। अब लिन शेन को समझ में आ गया कि ये युजेन को निजी प्रशिक्षण मैदान की क्या जरूरत थी। अगर वह सार्वजनिक मैदान का इस्तेमाल करती तो आसानी से आपराधिक गतिविधि शुरू हो सकती थी। बड़ी बहन, आपको मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहिए, नृत्य नहीं। सफेद फीते का क्या मतलब है? लिन शेन ने मुश्किल से निगलते हुए धार्मिक आक्रोश के भाव के साथ अंदर आते हुए कहा। आज ये युजेन ने अपने सामान्य एथलेटिक परिधान नहीं पहने थे। इसके बजाय उसने स्पोर्टी शॉर्ट्स और टैंक टॉप पहना था, जिसके साथ लेस ट्रिम्ड स्टॉकिंग्स की एक जोड़ी थी। लेस ट्रिम ने उसके शॉर्ट्स के हेम और उसके घुटनों के बीच एक आकर्षक पूर्ण क्षेत्र बनाया। उसके गोल सुडौल पैर ऐसे थे कि कोई भी अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। कोई ये तर्क दे सकता है कि उसकी पोशाक मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं थी,
फिर भी वह काफी स्पोर्टी लग रही थी। दूसरी ओर यह मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए भी थोड़ा अनुपयुक्त प्रतीत हुआ। मैं वही पहनूंगी जो मैं पहनना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मत देखो। ये यूजेन ने लिन शेन को घूरा और अभ्यास जारी रखा। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, मैं देखना कैसे पसंद नहीं कर सकता। सभी पुरुषों को देखना पसंद होता है। कुछ देर देखने के बाद लिन शेन खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाए और बोले, अभ्यास बहुत बढ़िया है। मैंने ऐसी शानदार मुक्केबाजी कभी नहीं देखी। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस शैली का नाम क्या है? नायका। विकृत मुट्ठी को मारो, ये यूजेन ने जवाब दिया क्योंकि उसने लिन शेन की दिशा में एक हुक पंच घुमाया। लिन शेन ने पीछे हटते हुए सोचा, वास्तव में इसे ठग उत्साह मुट्ठी कहा जाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अभ्यास। वेई वुफू एक लक्ष्य लेकर आया और लिन शेन को उसके कॉलर से खींच लिया। लिन शेन पूरी तरह से हार मान चुका था, मन ही मन शिकायत कर रहा था, जीवन में एक साथी खोजने से ज्यादा क्या मायने रखता है। तुम मेरे वंश को आगे बढ़ाने के अवसरों को बर्बाद कर रहे हो। वेई वुफू ने लिन शेन को लक्ष्य के सामने खींच लिया और त्रिशूल उसकी ओर फेंक दिया। लिन शेन ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, लेकिन फिर त्रिशूल को वेई वुफू की ओर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना खुद का उपयोग करूंगा। बहुत हल्के, बेकार। वेई वुफू कहना चाहता था कि साधारण हथियार बहुत हल्के होते हैं और व्यवहार में उनका कोई खास उपयोग नहीं होता। प्रकाश नहीं, लिन शेन ने कहा। एक डेथ पाउडर कैप्सूल निकाला और सीधे अपने हाथ में उसे पालतू अवस्था में बदल दिया। उपयोगी। वेई वुफू ने लिन शेन के हाथ में लटकी रस्सी को देखा, अविश्वास में भौहें सिकुड़ते हुए। ये यूजेन भी लिन शेन के हाथ में डेथ पाउडर को देखकर उत्सुक थी। उसे आश्चर्य हुआ कि लिन शेन ऐसे पालतू जानवर के साथ क्या कर रहा था, क्योंकि उन्हें छुरा घोंपने की तकनीक का अभ्यास करना था। रस्सी जैसे पालतू जानवर का इस्तेमाल छुरा घोंपने के अभ्यास के लिए कैसे किया जा सकता है? बेशक यह उपयोगी है। अगर यह उपयोगी नहीं होता तो मैं इसे बाहर क्यों लाता? लिन शेन ने लापरवाही से अपनी कलाई हिलाई और पहले से सुस्त डेथ पाउडर तुरंत कठोर हो गया। लिन शेन ने शुरू में इसे थोड़ा इधर उधर घुमाना चाहा, लेकिन उसने पाया कि डेथ पाउडर पिछले दिन की तुलना में बहुत भारी लग रहा था। जो त्रिशूल से काफी हल्का लग रहा था, अब लगभग उतना ही भारी लग रहा था। वह चीज क्या है? कुछ देर पहले यह इतनी नरम थी, अचानक इतनी सख्त कैसे हो गई? ये यूजेन ने अपने समय में बहुत कुछ देखा था, फिर भी वह ऐसे पालतू जानवर से अपरिचित थी। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, यह मेरा गुप्त हथियार है, लिन शेन ने राज्य रहस्य की रक्षा करने के गंभीर अंदाज में कहा। किसे परवाह है? ये यूजेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा और अपनी मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास जारी रखने के लिए मुड़ गई। काफी भारी। वेई वुफू ने फिर पूछा। इसे स्वयं आजमाओ। लिन शेन ने वेई वुफू की ओर डेथ पाउडर फेंका। वेई वुफू ने उसे पकड़ा और अपने हाथों में तौला। ये काफी भारी लगा, त्रिशूल से ज्यादा हल्का नहीं, और वह काफी संतुष्ट था। उसने डेथ पाउडर को लिन शेन की ओर वापस फेंक दिया। अभ्यास करो। लिन शेन ने डेथ पाउडर पकड़ लिया और वार का अभ्यास करना शुरू कर दिया, एक कौशल जो वेई वुफू ने उसे सिखाया था। यह एक सरल वार था, लेकिन ये ठंडे हथियार तकनीक का सार था। अध्याय 89, स्तरों से परे शक्ति 5 और अध्याय, कृपया सदस्यता लें। कहावत है, हथियार जितना छोटा होगा खतरा उतना ही अधिक होगा, और प्राचीन हत्यारे आमतौर पर छुरा घोंपने की तकनीक का इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे तरीकों के नाम पर ही अपने नाम रखे थे। नजदीकी लड़ाई में छुरा घोंपने या वार करने का प्रभाव काटने या काटने की तुलना में कहीं अधिक होता है, जो भयंकर लग सकता है। और वास्तव में जितना लंबा उतना मजबूत। प्राचीन सैन्य इकाइयों में भालाधारी सबसे प्रसिद्ध और व्यावहारिक थे। थोड़े से प्रशिक्षण और छुरा घोंपने की तकनीक सीखने के बाद भालाधारी योद्धा युद्ध में जा सकते हैं। अपनी लंबाई और समूह में लड़ने के लाभ का उपयोग करके तलवारों और अन्य हथियारों से लैस दुश्मन उनके करीब भी नहीं आ सकते थे, और भालों की अराजक बौछार उन्हें ततैया के छत्ते में बदल देती थी। इसलिए धनुर्धारियों, ढाल तलवार सैनिकों और घुड़सवार सेना जैसे विशेष सैनिकों के अलावा भालाधारी सैनिक की मार शीत शस्त्र युद्ध के मैदान पर हाथापाई की लड़ाई का मुख्य राग थी। यहाँ तक कि आग्नेयास्त्रों के प्रारंभिक चरण में भी संगीन का प्रयोग होता था, जो एक ऐसा हथियार था जिसमें खंजर और बंदूक दोनों के फायदे सम्मिलित थे। इसलिए छुरा घोंपने की तकनीक सबसे व्यावहारिक और सबसे क्रूर कौशल है। इस कौशल को सीखना कठिन नहीं है, लेकिन इसमें निपुणता प्राप्त करना बहुत कठिन है।
लिन शेन ने बार बार कोशिश की, लेकिन उनकी सफलता दर अधिक नहीं थी। सौभाग्य से वेई वुफू द्वारा दिए गए लक्ष्यों को डार्टबोर्ड की तरह स्कोरिंग लाइनों के साथ चिन्हित किया गया था, और लिन शेन ने अभ्यास को एक खेल की तरह लिया, कभी भी इसे उबाऊ नहीं पाया। जैसे जैसे वह अभ्यास करता रहा, लिन शेन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पहले जितना अधिक वह अभ्यास करता था, उतना ही भारीपन महसूस होता था, और जल्द ही उसकी भुजाएं इतनी दुखने लगती थी कि वह उन्हें उठा नहीं पाता था। लेकिन आज कुछ अलग था, उसे लगा जैसे अभ्यास के साथ यह हल्का होता जा रहा है। पहले भारी डेथ पाउडर अब उसके हाथों में वजन कम होता जा रहा था, हल्का होता जा रहा था और उसकी ट्रेनिंग आसान होती जा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या डेथ पाउडर इसका कारण है? पहले तो लिन शेन ने सोचा कि यह डेथ पाउडर की वजह से हुआ है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। लिन शेन को अचानक याद आया कि उसने जो असीम शक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था, वह डेथ पाउडर के साथ था। जब तक उसके पास डेथ पाउडर था, डेथ पाउडर का वजन बढ़ने के साथ उसकी शक्ति भी बढ़ती जाएगी। यही कारण है, लिन शेन को एहसास हुआ कि असीम शक्ति अनुबंध प्रभावी हो रहा था। डेथ पाउडर का वजन बढ़ गया था, इसलिए उसकी अपनी ताकत भी बेहतर हो गई थी। यही कारण है कि डेथ पाउडर उसके हाथों में हल्का महसूस हुआ, और यह अजीब तरह से व्यवहार नहीं कर रहा था। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए लिन शेन ने वेई वुफू के त्रिशूल को उठाया। त्रिशूल का वजन डेथ पाउडर के समान था, शायद थोड़ा भारी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब त्रिशूल को पकड़ते हुए लिन शेन को पहले से कहीं ज्यादा सहजता महसूस हुई। यह इतना भारी नहीं लगा। उसने डेथ पाउडर के सिरे को पकड़कर एक हाथ से इसे आसानी से उठा लिया। यह असीम शक्ति अनुबंध बहुत बढ़िया है। वास्तव में इसने कितनी शक्ति जोड़ी? निश्चित रूप से 11 अंक से अधिक, है ना? लिन शेन रोमांचित था। अगर डेथ पाउडर का वजन बढ़ता रहता है, तो उसकी ताकत भी अनिश्चित काल तक बढ़ती रहेगी। हो सकता है कि जब तक वह स्टील लेवल पर पहुंचे, तब तक उसके पास क्रिस्टल आधारित प्राणी के बराबर ताकत हो। स्टील लेवल पर होने और क्रिस्टल आधारित प्राणियों की खोपड़ियों को मुक्का मारकर कुचलने के बारे में सोचकर ही लिन शेन उत्साह से भर गया। बेशक ये सिर्फ लिन शेन की कल्पना थी, और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि डेथ पाउडर बढ़ता रहेगा और उसका वजन भी बढ़ता रहेगा। इतनी जबरदस्त ताकत के साथ लिन शेन को अपना प्रशिक्षण बहुत आसान लगा। हालांकि उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक तो वह नहीं चाहते थे कि दूसरों को उनकी इस बग जैसी क्षमता के बारे में पता चले और वे दिलचस्पी का विषय बने। दूसरे, उसे डर था कि वेई वुफू अपनी ट्रेनिंग की तीव्रता बढ़ा देगा। उसकी मौजूदा ताकत पहले से ही उसके स्तर से कहीं ज्यादा थी, और उसे और ज्यादा ताकत की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। अपनी तकनीक का अभ्यास करना ही काफी था। वेई वुफू को दूसरी ओर बेस म्यूटेशन का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उसकी ओर न देखते हुए लिन शेन ने त्रिशूल नीचे रख दिया और डेथ पाउडर से वार करने का अभ्यास जारी रखा। उन्होंने सटीकता को बलपूर्वक नियंत्रित करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया, बल्कि विशुद्ध रूप से तकनीक का अभ्यास किया। लक्ष्य के केंद्र पर बार बार निशाना लगाने के लिए विस्फोटक शक्ति और जड़त्व का उपयोग किया। लू परिवार। अंकल ली, मैंने आपसे जो जांच करने को कहा था, वह कैसी है? लू किन कुछ चिंतित था। वह जानना चाहता था कि लिन शेन कहाँ गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे पता चल गया है। अंकल ली थोड़ा हिचकिचाए। क्या लिन शेन को कुछ हुआ है? अंकल ली की अभिव्यक्ति को देखकर लू किन का पहला विचार ये था कि लिन शेन को कुछ हुआ है, और वह असहज महसूस कर रही थी। नहीं, लिन शेन ठीक है। वह यहीं हमारे बेस में है, अंकल ली ने कहा। वह अब कहाँ रह रहा है? लू किंग ने अधीरता से पूछा। वह वर्तमान में ये परिवार के साथ रह रहा है, ली ने आह भरी। ये परिवार? कौन सा ये परिवार? लू किंग को तुरंत समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, क्योंकि यह उसके दिमाग में कभी नहीं आया था कि लिन शेन ये यूजिन के घर पर रहेगा। यह मिस ये का घर है। मिस ये? आपका मतलब ये यूजिन है? लू किंग को यकीन करना मुश्किल लगा और वह अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, ये कैसे संभव है? लिन शेन संभवतः ये यूजिन के घर पर कैसे रह सकता है? वह वहां क्यों होगा? लू किंग को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। ली ने आह भरते हुए कहा, मैंने पहले ही किसी से जांच करवा ली है, और यह पुष्टि हो गई है कि लिन शेन वास्तव में ये परिवार के घर पर रह रहा है, और यह हाल ही की बात नहीं है। आपके उस ग्रह पर जाने से पहले वह पहले से ही ये परिवार के घर पर रह रहा था। कुछ लोगों ने उसे और मिस ये को काफी करीब आते हुए भी देखा। उनका रिश्ता काफी असामान्य लगता है। लिन शेन,
ये यूजेन लू किंग को केवल यह महसूस हुआ कि उसका दिमाग बिजली की गड़गड़ाहट के बल के साथ फट गया, जिससे वह लंबे समय तक चकित रह गई। अतीत के दृश्य लू किंग के दिमाग में किसी फिल्म के दृश्यों की तरह घूम गए। लिन शेन में ऐसी क्या खूबी है? उसकी उम्र 20 से ज्यादा है और उसने अपना बेस म्यूटेशन भी पूरा नहीं किया है। भविष्य में तुम्हें उसकी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे देखो, वह अपना जीवन खाने पीने और मौज मस्ती में ही बिताता है और उचित प्रयासों की उपेक्षा करता है। क्या तुम वाकई ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो? अगर तुम तैयार भी हो तो क्या तुम्हारा परिवार इसके लिए राजी होगा? जब से तुम इतने दिनों से वापस आए हो, वह तुमसे मिलने नहीं आया है ना? मूर्ख मत बनो। अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वह इतने लंबे समय के बाद तुम्हें खोजने क्यों नहीं आता? ये यूजेन द्वारा कही जाने वाली बातों के बारे में सोचते हुए लू किंग को लगा कि उसके सिर में खून दौड़ रहा है, जिससे उसे चक्कर आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत, ये यूजेन, मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या तुम इंसान भी हो? लू किंग को लगा कि वह गुस्से से फटने वाली है। वह ये यूजेन के विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सकी और यह स्वीकार करने में तो और भी अधिक असमर्थ थी कि उसके साथ इतना बुरा धोखा किया गया था। मिस, क्या आप ठीक हैं? ली ने ये देखकर कि लू किंग का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और वो कुछ अजीब सा लग रहा था, चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ अंकल ली, कृपया वापस चले जाइए। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। दांत पीसते हुए लू किंग बाहर निकल गई। उसे ये यूजेन को ढूंढना था और उससे पूछना था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उससे कहाँ गलती हुई। छोटे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण यार्ड में अपनी मुक्केबाजी का अभ्यास समाप्त करने के बाद ये यूजेन पानी पी रही थी और एक तरफ आराम कर रही थी, फिर भी उसकी आंखें बार बार लिन शेन की ओर घूम रही थीं। वह लिन शेन से उसी समय मिली थी जब लू किंग और वे दोनों एक साथ डाकबट बेच गए थे, और अब उसके बारे में उसकी धारणा पहले से बहुत अलग थी। उस समय लिन शेन ने कभी भी किसी चीज को गंभीरता से नहीं लिया। लू किंग का पीछा करते समय वह उन दोनों को सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेने के लिए ले गया, लेकिन उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पसंद नहीं था और उसे कभी भी अपनी साधना को इतनी गंभीरता से लेते नहीं देखा गया था। अचानक लिन शेन, जो अपनी भाला तकनीक का अभ्यास कर रहा था, रुक गया और सीधे उसकी ओर चला गया। ये यूजेन का दिल घबराहट में धड़क उठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटी लड़की किसी निश्चित चीज को देख रही हो। लिन शेन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने अपनी नजरें एक तरफ फेर ली और पानी पीने का नाटक किया। लेकिन लिन शेन तब तक चलता रहा जब तक कि वह ये यूजेन के ठीक सामने नहीं आ गया, लगभग आमने सामने, और फिर भी उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। तुम क्या कर रहे हो? ये यूजेन ने लिन शेन की छाती पर हाथ रखकर उसे करीब आने से रोका। उसकी आवाज में घबराहट और भ्रम का मिश्रण था। हालांकि लिन शेन ने अपने होंठ उसके कान के पास लाए और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, यदि आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो आप मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप पहले से ही मुझ पर इतने मोहित हो चुके हैं कि आप खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकते और आप अपनी आंखों में मेरे अलावा किसी और को फिट नहीं कर सकते। फाफ, तुम पर मोहित हो गए हो। अपनी चापलूसी मत करो। ये यूजेन घबराया हुआ और परेशान होकर लिन शेन को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी कमर के चारों ओर कसाव महसूस किया, जैसे मजबूत बाहें उसके चारों ओर लिपटी हुई हों, जिससे उसका शरीर आगे की ओर झुक रहा हो और उनके शरीर अंतरंग रूप से करीब आ रहे हों। आमने सामने होने पर वे एक दूसरे की सांसों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उनकी निगाहें एक दूसरे से अंतरंगता से संवाद कर रही थीं, तथा वातावरण एक असामान्य आत्मीयता की भावना से भर गया था। ये यूजेन का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके गाल लाल हो गए और उसकी सांसें तेज और असहज हो गईं। धमाका। प्रशिक्षण मैदान के दरवाजे अचानक जोरदार धमाके के साथ खुल गए। लू किंग अंदर घुसी, दोनों को गुस्से से घूरते हुए। उसकी खूबसूरत आंखें लगभग आग उगल रही थीं। 90, मुझे आपका समर्थन करने में क्या बुराई है? ये यूजेन, मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। लू किंग ने अपने दांत पीस लिए। वह तब भी इतनी नाराज नहीं हुई थी जब उसका और लिन शेन का ब्रेकअप हुआ था। लू किंग, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये यूजेन ने जल्दी से लिन शेन को धक्का दे दिया। वह लू किंग को समझाना चाहता था। तुम पहले ही इतनी दूर जा चुकी हो, अब समझाने की क्या जरूरत है? मैं अंधा हो गया हूँ जो तुम्हें बहन की तरह मानता हूँ। जब मैं लिन शेन के साथ था तो क्या मैंने तुम्हें इतना ईर्ष्यालु बना दिया था? तुमने हमारे रिश्ते को बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया।
तुमने मेरे सामने लिन शेन के बारे में कितनी बुरी बातें कहीं, हर समय हमें तोड़ने की योजना बना रही थी, और अब तुमने आखिरकार सीढ़ी चढ़ने की अपनी इच्छा पूरी कर ली है। तुम्हें बधाई, लू किंग ने ठंडे स्वर में कहा। ये शब्द ये यूजेन के लिए उतने ही मायने रखते थे जितने लिन शेन के लिए। वह लिन शेन को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि ये यूजेन एक अच्छा इंसान नहीं था, और उनका ब्रेकअप सिर्फ ये यूजेन की वजह से हुआ था। ये यूजेन जो मूल रूप से समझाने का इरादा कर रहा था, लू किंग ने जो कहा उसे सुनकर क्रोधित हो गया। लू किंग, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो चलो अभी बात करते हैं। मैंने लिन शेन के बारे में क्या बुरी बातें कही, मुझे साफ साफ बताओ, एक एक करके। ये यूजेन भी भड़क गया। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या बुरी बातें कही हैं? क्या मुझे तुम्हें वो सब बताना पड़ेगा? मुझे सच में नहीं पता, बताओ मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने कहा था कि लिन शेन का सिर्फ खाना पीना और मौज मस्ती करना ही सब कुछ था और वह जीवन के प्रति गंभीर नहीं थी। तुमने यही कहा था, है ना? मैंने यही कहा था। आपने कहा कि वह 20 साल से अधिक उम्र का है और अभी भी बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरा है। उसका भविष्य क्या हो सकता है? क्या आप इसे मानते हैं? मैं मानता हूँ। तुमने कहा था कि वह निम्न पृष्ठभूमि से आया है और मेरा परिवार निश्चित रूप से उसे स्वीकार नहीं करेगा। तुमने ये भी कहा था, है ना? हाँ, मैंने कहा था। लिन शेन और वेई वुफू ने दोनों महिलाओं को एक भयंकर टकराव में उलझा हुआ देखा। तनाव इतना स्पष्ट था कि यह लगभग विस्फोटक था। उन्होंने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की, केवल बगल से देखते रहे। महिलाओं के बीच युद्ध पुरुषों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों से भी अधिक भयानक था, यहाँ तक कि वुफू भी असहाय महसूस कर रही थी। लिन शेन, तुमने सब कुछ सुन लिया है, अब तुम उसका असली चेहरा साफ देख रही हो। अब तुम जानती हो कि वह किस तरह की महिला है ना? ये कहने के बाद लू किंग लिन शेन की ओर मुड़ी। लिन शेन निश्चित रूप से जानता था, वास्तव में वह हमेशा से जानता था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? वह केवल लिन परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त महिला खोजना चाहता था, और ये यूजेन इस समय सबसे उपयुक्त विकल्प था। लिन शेन कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन ये यूजेन पहले ही बोल पड़े। हाँ, मैंने कहा था कि लिन शेन सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने में दिलचस्पी रखता है और अपने मामलों को लेकर गंभीर नहीं है। मैंने कहा था कि उसमें महत्वाकांक्षा की कमी है। मैंने कहा था कि उसकी पृष्ठभूमि विनम्र है, और तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से तुम दोनों के साथ रहने के लिए सहमत नहीं होगा। मैंने ये सारी बातें कही, लेकिन मुझे इनके बारे में किसने बताया? मैं लिन शेन से पहले कितनी बार मिल चुका हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह किस तरह का व्यक्ति है? मुझे ये बातें किसने बताई? लू किंग, तुम सोचती हो कि तुम नेक हो और तुम अच्छी इंसान हो। तुम खुद ये शब्द नहीं कहना चाहती हो, इसलिए तुमने मुझे ये शब्द कहने को कहा, मुझे खलनायक बना दिया। अब तुम इसे पलट रही हो और तुम दोनों के बीच ब्रेकअप के लिए मुझे दोषी ठहरा रही हो। ठीक है, मैं बुरी इंसान हूँ, मैं नीच और बेशर्म हूँ, मैं तुम्हारी बहन बनने के लायक नहीं हूँ। अब से तुम अपना धूप वाला रास्ता अपनाओ और मैं अपना लॉग ब्रिज पार करूंगी। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे ही उसने कहा, ये यूजेन दरवाजे तक चली गई, उसे खोला और कहा, चले जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। लानत है, जवाबी हमला। लिन शेन और वेई वुफू दोनों दंग रह गए। दो महिलाओं के बीच मुकाबला मार्शल कलाकारों के बीच द्वंद्वयुद्ध से भी अधिक चकाचौंध था। आगे पीछे होना बहुत ही शानदार था। एक पल के लिए लू किंग के पास कहने को शब्द नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से पराजित हो गई है। कृपया, ये यूजेन ने शांत भाव से कहा और लू किंग को जाने का इशारा किया। लिन शेन, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो या उस पर? लू किंग ने अभी भी हार नहीं मानी थी और लिन शेन की ओर देखकर पूछा। जो बीत गया सो बीत गया। लू किंग एक बुरा इंसान नहीं था, लेकिन लिन शेन अपने कदमों को पीछे नहीं खींचता था। जिस क्षण से उनका ब्रेकअप हुआ, उसके लिए लू किंग के साथ फिर से कोई रिश्ता रखना असंभव हो गया। NOWELLBEIN.CO। लू किंग का मनोबल गिर गया और बिना कुछ कहे वो प्रशिक्षण मैदान से बाहर चला गया। अंदर से अवरुद्ध और असहज महसूस कर रहा था। लू किंग के चले जाने के बाद ये यूजेन ने लिन शेन का सामना किया। अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? ये यूजेन, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। लिन शेन की नजर ये यूजेन पर टिकी थी। उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। क्या बात है? बस बोलो। अब सब कुछ सामने आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहा न जा सके। तुम जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये यूजेन ने लापरवाही से काम करना शुरू कर दिया।
बाजार में वापस आकर मैं तुम्हारा रहस्य सुन सकता था। तुमने ऐसा जानबूझकर किया था, है ना? लिन शेन ने पूछा। हाँ, यह मैंने जानबूझकर व्यवस्थित किया था। मैचमेकिंग के बारे में क्या? वह भी मेरी ही व्यवस्था थी। मुझे पता था कि तुम मैचमेकिंग इवेंट में जा रही हो, इसलिए मैं उस मोटी मालकिन को खोजने गया था। मैं क्या कहूँ, मैं तो बस इसी तरह की साजिश रचने वाला हूँ। ग्रीन टी वाली कुतिया, क्या अब तुम संतुष्ट हो? तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती में दिलचस्पी है, कोई वास्तविक काम नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। दूसरों के लिए मैं दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति माना जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि की तुलना में मेरी थोड़ी सी दौलत वास्तव में बहुत मायने नहीं रखती। तुम्हारे बगल में खड़े होकर मुझे वंचित कहना बहुत ज्यादा नहीं होगा। तुम मेरे जैसे किसी के लिए इतनी दूर क्यों जाओगे? लिन शेन वास्तव में उत्सुक थी कि ये यूजेन क्या सोच रही थी। क्या वह बस अपनी सबसे अच्छी दोस्त के प्रेमी को छीनना चाहती थी? क्या उसे इस तरह का शौक था? ये यूजेन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन हालात को देखते हुए, अपनी भावनाओं को चरम पर देखते हुए, उसने लापरवाही से कहा, तुम गैर जिम्मेदार हो सकते हो और तुम में महत्वाकांक्षा की कमी हो सकती है, और तुम्हारा परिवार औसत हो सकता है, और तुम कभी किसी चीज के बारे में गंभीर नहीं होते, लेकिन तो क्या? मैं बस सस्ती हूँ और मुझे तुम्हारे जैसा कोई पसंद है। क्या मेरा तुम्हें पाना गलत है? ये मुद्दे दूसरों के लिए समस्याएं हो सकते हैं, लेकिन वे मेरे लिए समस्याएं नहीं हैं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें खेलना पसंद है तो खेल लो, जो तुम्हें पसंद है वो करो। मैं एक अमीर परिवार से हूँ, मुझे तुम्हारा समर्थन करने में क्या गलत है? लिन शेन ने ये यूजेन को देखा। कुछ क्षणों के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। वह केवल यही सोच पा रही थी कि यह महिला अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी थी। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, जब तुम ल्यू किन के साथ थी, मैंने कभी भी उसके साथ विश्वासघात करने जैसा कुछ नहीं किया। अगर वह तुम्हें नहीं चाहती और मैं चाहता हूं तो क्या यह मेरी गलती है? अब जब तुम बेहतर महसूस कर रही हो, तुम वापस जाना चाहती हो, तो मैं उसे क्यों छोड़ दूं? ये यूजेन आज पूरी तरह से सावधानी बरत रहा था। इससे पहले कि ये यूजेन बोलना समाप्त कर पाती, वह अचानक लिन शेन की मजबूत बाहों में लिपट गई। लिन शेन के होठों ने ये यूजेन के माथे को चूमा, यह महसूस करते हुए कि यह महिला वैसी नहीं थी जैसा उसने पहले सोचा था, और वह वास्तव में उसे थोड़ा सा पसंद करने लगा था। क्या ये हो सकता है कि मैं भी बदमाश हूँ, या फिर मुझे एक षड्यंत्रकारी महिला क्यों अच्छी लगती है? अभद्र, अनदेखा करो। वेई वुफू ने चुपचाप अपना सिर घुमा लिया। ये यूजेन का पूरा शरीर कांप उठा, उसके गाल लाल हो गए, उसका दिमाग खाली हो गया, और उसे लिन शेन को दूर धकेलने के लिए पर्याप्त होश हासिल करने में काफी समय लगा। क्या तुम्हें वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है? ये यूजेन ने लिन शेन की ओर देखा, उसकी आंखें और भौहें वसंत की हवा की तरह नर्म हो गईं। क्या बात है? लिन शेन ने जानबूझकर पूछा। मैं वास्तव में आपको नीचा दिखाने का इरादा नहीं रखता था। इनमें से कोई भी बात मेरे लिए दोष नहीं है। मेरा आपका अपमान करने का भी कोई इरादा नहीं था। पहले मुझे लगता था कि आपकी महत्वाकांक्षा की कमी कोई समस्या नहीं है, मैं आपका समर्थन कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आपको मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, मेरा पेट संवेदनशील है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत कठोर भोजन नहीं खा सकता, मुझे कुछ नरम खाना होगा। लिन शेन ने जल्दी से ये यूजेन को बीच में टोका, गलत समझे जाने के डर से।